हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान प्रशासन प्रणाली की। अब आप अगर किसी भी एग्जाम की, चाहे राजस्थान में 4th ग्रेड से लेकर के 1st ग्रेड लेवल के एग्जाम दे रहे, चाहे RS लेवल तक के भी एग्जाम दे रहे, तो आपको पता है कि राजस्थान प्रशासन प्रणाली से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मैं आपको बता दूं। मुख्यमंत्री से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आजादी से अब तक के कौन कौन मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, कौन महिला मुख्यमंत्री बनी, इसी से रिलेटेड किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के अंदर राज्यपाल कौन था, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन किस कंडीशन में लगाया जाता है, राज्य के अंदर यानी कि राजस्थान के अंदर कब कब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जब मुख्यमंत्री का रूल नहीं होता तो राज्यपाल कौन कौन था, ऐसी सारी चीजें आजादी से अब तक की क्या क्या हुआ वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। और वो भी सबसे बड़ी बात क्या होगी कि सारी की सारी चीजें मैं एक शॉर्ट ट्रिक से आपके साथ क्लियर करता हुआ चलूंगा, और शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ आपको संपूर्ण व्याख्या सहित भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। तो बस इतना सा आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरी बात आपको वीडियो को एंड तक देखना है। मैं डेफिनेटली आपके साथ एक प्रूफ के साथ कह सकता हूं कि आपको इसके बाद में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन, और इसी के साथ में आजकल की जो एग्जाम होती है उसमें मुख्य सचिव से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब कुछ हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री की सूची से जाने से पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट CM यानी कि मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास जाने से पहले हमें पहले आना होगा कि भारत, ठीक है। अब भारत के बारे में पूरी की पूरी यहाँ का जो संविधान है वो क्या कहता है, सारी चीजें हम बात करते हैं। तो पहले मैं भारत के संविधान की अगर मैं बात करूं तो भारत के संविधान के अंदर है वो कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी शासन व्यवस्था को? संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, संघात्मक जो शासन व्यवस्था होती है वो भी 2 स्तरों पे संचालित होती है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे ये 2 स्तर कौन कौन से होते हैं उसको समझ लीजिएगा अच्छे से, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। 2 स्तर होते हैं वो की केंद्र सरकार, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। कौन कौन से स्तर होते हैं, एक तो होती है केंद्र सरकार और दूसरी होती है आपकी राज्य सरकार। ध्यान से समझिएगा। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि किसी भी शासन व्यवस्था को अगर चलाना है, उसको प्रॉपर तरीके से चलाना हो तो इसको प्रॉपर तरीके से आपको एक संचालित भी करने के लिए कुछ नियम बनाने होंगे। वो नियम क्या है, तो यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था को 2 प्रकार से बांटा गया, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। अब यहाँ पे केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूँ तो संसदीय शासन व्यवस्था की मैं बात करूंगा। अब यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था के साथ राज्य सरकार की बात करूँ तो विधानसभा या विधानमंडल के बारे में बात करेंगे। अब इन दोनों को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर है वो दोहरी कार्यपालिका अपनाई गई है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य सरकार हो। तो यहाँ पे दोहरी कार्यपालिका क्या होती है सर, उसके बारे में बता दीजिएगा। तो एक तो होती है वास्तविक कार्यपालिका, ध्यान से समझिएगा। एक तो होती है वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरी क्या होती है, दोनों के अंदर ये चीज होती है वास्तविक कार्यपालिका, और दूसरी क्या होती है औपचारिक कार्यपालिका, ठीक है, औपचारिक कार्यपालिका। अब आप बोलेंगे सर औपचारिक क्या होता है, औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मेलिटीज करना, ठीक है। तो औपचारिक क्या होती है, वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है। पहले तो मैं वास्तविक कार्यपालिका को केंद्र स्तर पे लेकर के चलता हूँ। तो केंद्र स्तर पे जो वास्तविक कार्यपालिका का जो रोल है वो कौन प्ले करता है, तो उसको समझ लीजिएगा। तो वहां पे वास्तविक कार्यपालिका का जो रोल प्ले करता है वो प्रधानमंत्री, ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रधानमंत्री एवं उनका जो मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद होती है वो वास्तविक कार्यपालिका का रोल प्ले करता है। तो आपसे एक क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। अब केंद्र स्तर पे मैं अगर औपचारिक कार्यपालिका की बात करूं तो वो कौन होता है, यहाँ पे राष्ट्रपति होता है। औपचारिक कार्यपालिका है वो कौन चलाता है, वो राष्ट्रपति चलाता है। एक तरीके से आपने ये भी सुना होगा कि एक तरीके से काफी मिथ्ये हैं जो कि राष्ट्रपति के बारे में चलते हैं कि एक रबर स्टैम्प भी कहा गया है राष्ट्रपति को। इनके बारे में पूरी डिटेल से हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि केंद्र और सरकार चाहे राज्य सरकार, संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका और एक होती है औपचारिक कार्यपालिका, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका में केंद्र सरकार के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिपरिषद होता है, और औपचारिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है। क्लियर है। अब मैं दूसरी बात में अगर बात करूं राज्य सरकार के अंतर्गत, तो राज्य सरकार के अंदर वास्तविक कार्यपालिका में कौन होगा, यहाँ पे मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद या उनका मंत्रिमंडल, ठीक है। मुख्यमंत्री होगा वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वास्तविक कार्यपालिका को अपनाएगा। और अगर मैं यहाँ पे औपचारिक कार्यपालिका की बात करूं तो वो कौन होगा, राज्यपाल होगा। क्लियर है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूं कि प्रधानमंत्री, ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो ये डायरेक्टली क्या होता है, जनता के द्वारा चुन करके आते हैं।
अब एक और सवाल आता है आपको, सर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इनसे रिलेटेड फैक्ट मैं बताता हूँ। मुख्यमंत्री के बारे में तो हम डिटेल से बात करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, राष्ट्रपति करता है। अब एक और सवाल, सर राज्यपाल का जो कार्यकाल कब तक होता है? नॉर्मली आप जो ये पढ़ के हुए चलते हैं कि ये 5 साल तक है, वो अपने कार्यकाल पे बना रहता है। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि सर क्या एक और चीज है, अगर ऑप्शन अलग हो तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर किसी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की गई, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए तो क्या राज्यपाल का भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जब तक चाहता है तब तक राज्यपाल अपने पद पर आसीन रहता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि जितने भी उनके द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए गए उनका भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की पूरी सलाह मशवरे के अंतर्गत करता है। एक और सवाल मन में आ सकता है, सर राज्यपाल जो है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही क्यों करता है? आपके मन में जो भी सवाल होंगे उन सबके मैं जवाब दूंगा। तो इसका सबसे बड़ा सवाल है और उसका जवाब इससे भी बड़ा होना चाहिए, सर राज्यपाल को जनता द्वारा क्यों नियुक्त नहीं किया जाता? अक्सर ऐसे सवाल आपके मन में आते हैं लेकिन आप पूछ नहीं पाते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा हो राज्य के अंदर कि इनको भी जनता के द्वारा चुन करके भेजा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्यों? आपको पता है कि केंद्र में अगर दूसरी सरकार, जैसे अभी की मैं बात करूं कि अभी बीजेपी की केंद्र सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ पे राजस्थान में बात करूं तो कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा एक एक फैक्ट को। यहाँ पे अगर इनको भी चूज करके भेजा जाता, जैसे मुख्यमंत्री अभी क्या है, कांग्रेस के हैं, अगर कांग्रेस के ही यहाँ पे मान लीजिए कि आपके राज्यपाल भी जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, तो क्या केंद्र का उस तरीके से प्रॉपर तरीके से राज्य सरकार के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो हो पाता? इसी कारण से राज्यपाल की जो है वो नियुक्ति होती है, उनको है वो निर्वाचित नहीं किया जाता, उनका निर्वाचन नहीं किया जाता, जिससे केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकार के ऊपर कंट्रोल किया जा सके और एक एक चीज को एक तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से चलाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम बात करने वाले एक एक चीज के फैक्ट को समझते चलेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री की सूची के बारे में बात करने वाला हूँ। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, क्या था, लेकिन उससे पहले जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम मुख्यमंत्री के बारे में जानना है, वो बहुत जरूरी है। तो उन चीजों को समझते हुए चलिएगा कि क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बात करता हूं कि मुख्यमंत्री के बारे में किस अनुच्छेद के अंदर बात की गई। तो मुख्यमंत्री का जो उल्लेख है वो भाग 6, ध्यान से समझ लीजिएगा, मुख्यमंत्री का जो उल्लेख है भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 164 के अंतर्गत, ध्यान से समझ लीजिएगा, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के बारे में पूरी की पूरी डिस्कशन किया गया है कि इसके अंदर इनका उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री कौन होता है। इनके अलग अलग जो पार्ट के अंदर है, जो हम आपको बताने वाला हूँ कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनको शपथ ग्रहण कब कराया जाता है, वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो मुख्यमंत्री का जो उल्लेख है वो भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 164 के अंतर्गत किया गया है, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। अब पहले पॉइंट पे बात आऊं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ध्यान से समझ लीजिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बता दो 164, ठीक है, 164 एक के अंतर्गत आपकी जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब कई बच्चे समझेंगे सर शपथ ग्रहण भी इसी के अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है क्या? नहीं लाडलो, शपथ ग्रहण जो होता है वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके जो डिटेल से बात, एक एक चीज को आपको समझाते हुए चलूंगा। अगर मैं बात करूं कि शपथ ग्रहण की, तो शपथ ग्रहण से पहले एक और चीज मैं बता दूं, जैसे नियुक्ति होती है तो नियुक्ति साथ साथ इनका मंत्रिपरिषद भी होता है। तो मंत्रिपरिषद की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम और मैक्सिमम है वो एक, मुख्यमंत्री के अधीन कितनी मंत्रिपरिषद सदस्य हो सकते हैं। जैसे राजस्थान, यहाँ पे मैं विधानसभा की बात करूं तो टोटल सदस्य कितने, राजस्थान विधानसभा की बात करें तो टोटल सदस्य कितने, 200 है। ध्यान से समझ लीजिएगा, 200 सदस्य हैं। अब यहाँ पे मिनिमम एक होता है, नियम होता है कि मिनिमम कितने मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री सहित। ध्यान से समझिएगा, इसका अनुच्छेद किस में वर्णन किया गया है, ध्यान से समझ लीजिएगा, 164, ठीक है, 164 के अंदर, 164 एक के अंदर इसका वर्णन किया गया है कि एक विधानसभा के अंदर कितने मंत्री हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो ये संशोधन कब किया गया था? तो ये संशोधन किया गया था 91वें संविधान संशोधन के तहत। ध्यान से समझ लीजिएगा, 91वें संविधान संशोधन के तहत ये संशोधन किया गया था। और ये इसे कब जोड़ा गया था? इसे 2003, ध्यान से समझिएगा, इसे 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 के अंतर्गत ये जो नियम अपनाए गए थे वो क्या थे कि 200, यहाँ पे कुल संख्या कितनी है विधानसभा में सदस्यों की? 200 है। तो यहाँ पे मिनिमम मंत्री कितने हो सकते हैं? मुख्यमंत्री सहित मिनिमम जो कम से कम है वो 12 मंत्री होने आवश्यक होंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, मुख्यमंत्री सहित, तो 11 अलग और एक कौन हो गया? मुख्यमंत्री। तो टोटल 11 और एक 12। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको घुमा फिरा के भी आपसे
पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे मैं बात करूं सर मैक्सिमम कितने होते हैं, तो किसी भी, यहाँ पे मैं जैसे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, तो अभी राजस्थान के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे राजस्थान विधानसभा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका 15% है वो आपके मैक्सिमम मंत्री हो सकते हैं। तो इसका 15% कितना हो गया, 30। तो यहाँ पे राजस्थान विधानसभा के अंतर्गत राजस्थान में मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल 30 मंत्री हो सकते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 12 और मुख्यमंत्री सहित। इस चीज को समझ लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी और समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूं, हम यहाँ पे किस किस की बात करते हैं, 164 की बात कर चुके हैं, ठीक है। 164 के बाद में हम 164 कह की वो भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एक चीज को समझते चलिएगा। अब आपकी बात आती है कि 164(2) की, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। 164(2) के अंतर्गत किस चीज का वर्णन किया गया है, जो यहाँ पे मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद होती है ना, वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस तरीके से, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। तो इसका वर्णन किसमें किया गया है, 164(2) के अंतर्गत किया गया है। थोड़ी सी राइटिंग अलग है तो आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन एक एक पॉइंट को आप क्लियर करते चलिए, तो नोट्स बनाते चलिए। सबसे बड़ी बात, इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको टेलीग्राम के ऊपर भी और आपको यहाँ पे ऐप के ऊपर जो उमेश शर्मा अकेडमी का लिंक दे रखा है वहां पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ भी आप ले सकते हो। ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे 164(2) के अंतर्गत विधानसभा के जो मंत्री परिषद होते हैं, जो राज्य की मंत्री परिषद होती है, वो यहाँ पे सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब बात करता हूँ 164(3) के अंतर्गत। 164(3) के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर आपसे बोला जाता है कि 164(1) के अंदर आप क्या कह रहे थे, 164(1) के अंतर्गत जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और 164(3) के अंतर्गत है राज्यपाल है, ध्यान से समझ लीजिएगा, राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाता है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे कितना होता है, 164(3) के अंतर्गत क्या होता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को है वो शपथ दिलाता है। एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सर, इनको शपथ दिलाने से पहले इनकी योग्यता क्या होती है, ये सारी चीजें किस अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया है। तो 164(4) के अंतर्गत ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की योग्यता का वर्णन किया जाता है। यानी कि न्यूनतम आयु क्या होती है, न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी आवश्यक होती है। ध्यान से समझ लीजिएगा। और वो विधानमंडल, ध्यान से समझ लीजिएगा, वो राज्य विधानमंडल के किसी भी एक सदन का है वो सदस्य होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि सर क्या मुख्यमंत्री का, विधानमंडल का या विधान परिषद का किसी का भी है, जो किसी भी जो एक पार्ट का है वो क्या सदस्य होना आवश्यक होता है? बिल्कुल आवश्यक होता है। क्या अगर वो इसका सदस्य नहीं है तो क्या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर, ध्यान से समझ लीजिएगा, 6 माह के भीतर है उसे सदन की सदस्यता लेना आवश्यक होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, 6 माह के भीतर उसे विधानमंडल के किसी भी सदन की है तो सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे क्या करना होगा, उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री की, ठीक है, तो यहाँ पे अगर विधान परिषद का सदस्य होता है मुख्यमंत्री, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है? ध्यान से समझ लीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है क्या? तो नहीं। ध्यान से समझ लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें क्या मुख्यमंत्री भाग ले सकता है? हाँ, भाग ले सकता है, लेकिन यदि वह विधानमंडल के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद का सदस्य है तो वो भाग नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। इस चीज को गौर कर लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप तुक्का मारने लग जाओ, बस रटे रटाए मुर्गे की तरह बोलने लग जाओ कि हाँ मुख्यमंत्री तो भाग लेता है, लेकिन वो विधान परिषद का सदस्य है तो इसमें भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। और यदि मुख्यमंत्री मनोनीत है, जैसे अभी हम बात करेंगे कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है, निर्वाचित मंत्री कौन थे, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यदि मुख्यमंत्री मनोनीत है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि निर्वाचित मंत्री या मुख्यमंत्री ही इसके अंदर भाग ले सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज में। अगर मुख्यमंत्री मनोनीत है या फिर विधान परिषद का सदस्य है तो यहाँ पे ये राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भाग नहीं ले सकता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, अगर मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है, एक और चीज को समझ लीजिएगा, अगर मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है तो यहाँ से समझ लीजिए कि वह अविश्वास प्रस्ताव में भी भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव में भी भाग नहीं ले सकता है। इस चीज के लिए जरूरी होना चाहिए कि वो यहाँ पे इसका पार्ट नहीं हो। तो ये चीजें आपको उम्मीद है समझ में आ रही होगी। एक एक फैक्ट को समझते हुए चलिएगा, उसके बाद में हम पूरी की पूरी डिटेल से लेकर के बात करूंगा, लेकिन ये फैक्ट आपको क्लियर होने चाहिए थे, इसलिए एक एक चीज को आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों की भी मैं बात करता हूँ। ठीक है, मुख्यमंत्री के वेतन,
ठीक है, और भत्ते जो उनके मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनके भत्तों के बारे में अगर बात करूं तो इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसके अनुच्छेद 164(5) के अंदर इसके अंदर वर्णन किया गया है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब आपसे एक और चीज पूछे थे कि मुख्यमंत्री की तनख्वाह क्या होती है, सैलरी क्या होती है, ठीक है। तो वर्तमान में जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो कितनी है, 75,000। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जरूर क्वेश्चन मिला जा सकता है। ये कब से लागू हुई थी, ये जो सैलरी है आपकी 1 अप्रैल 2019 के बाद में ये 75,000 की ये तनख्वाह है, ये लागू हुई थी। ध्यान से समझ लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत भी अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या है कि अगर राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाता है तो क्या मुख्यमंत्री को भी हटा दिया जाता है, नहीं। मुख्यमंत्री निर्वाचित होकर के आता है और वो जितना भी विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका विधानसभा का प्रमुख नेता होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि जब वो हटे तो यहाँ मुख्यमंत्री को भी हटा दे, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक विधानसभा में बहुमत है तब तक मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र है वो किसको देता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र है वो राज्यपाल को देता है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को। अब एक और सवाल आता है आपका कि सर ये त्याग पत्र तो देता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियों के बारे में किसमें उल्लेख किया गया है। ध्यान से समझ लीजिएगा, वो मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियों का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 167 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत है वो मुख्यमंत्री की कार्य शक्तियों का जो है वर्णन किया गया, जिनके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। इनमें कौन कौन सी कार्य शक्तियां होती है वो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि वो मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य प्रशासन से संबंधित मामलों में सभी निर्णय और विधान के प्रस्ताव के बारे में राज्यपाल को सूचित करें। जितने भी निर्णय होंगे उनके बारे में सूचित करें। और यहाँ पे इनके द्वारा राज्य प्रशासन के द्वारा कोई भी अगर प्रस्ताव के बारे में राज्यपाल अगर कोई सूचना मांगता है तो उसकी सूचना भी मुख्यमंत्री को राज्यपाल को देना आवश्यक होता है। इसी के साथ में मुख्यमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, तो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है। इसके साथ में अन्य अन्य जो मंत्री होते हैं उनको विभागों का बंटवारा भी कर सकता है और किसी मंत्री से मतभेद होने पर उनसे त्याग पत्र भी मांग सकता है और राज्यपाल से कह करके उसे बर्खास्त भी करवा सकता है। इसी के साथ में मुख्यमंत्री है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। आपसे पूछा जाता है कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। इसी के साथ में अगर मुख्यमंत्री अनुपस्थित हो, ध्यान से समझ लीजिएगा, मुख्यमंत्री अनुपस्थित हो उसके अनुपस्थिति के अंतर्गत मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, तो वरिष्ठ मंत्री करता है। और वरिष्ठ मंत्री अगर उप मुख्यमंत्री है तो उप मुख्यमंत्री भी करता है, अगर उप मुख्यमंत्री नहीं है तो वरिष्ठ सदस्य जो भी यहाँ पे वरिष्ठ मंत्री होगा उनके द्वारा इसकी सदस्यता है वो की जाएगी। तो इन फैक्ट को जरूर समझते हुए चलेगा, उम्मीद है ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, मुख्यमंत्री के शासन चलाने के लिए सबसे मेन रोल किसका प्ले होता है, मुख्य सचिव का रोल प्ले होता है, ठीक है। मुख्य सचिव, अब मुख्य सचिव कौन होता है, मुख्य सचिव एक IAS अधिकारी होता है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का कैडर का अधिकारी होता है, ठीक है। मुख्य सचिव राज्य का सर्वाधिक, ध्यान से समझ लीजिएगा, जो मुख्य सचिव होता है ये चीजें जरूर पूछी जाती है। आजकल की जो भी एग्जाम है उनके बारे में ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्तमान के मुख्य सचिव कौन है या उनके समय पर मुख्य सचिव कौन थे। ध्यान से समझिए, मुख्य सचिव होता है राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी या नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पे मुख्य सचिव एक और क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है, सभी सचिवों का, जितने भी सचिव होंगे ना राज्य स्तर पर, उन सभी सचिवों का प्रमुख होता है। इसी के अधीन सभी सचिव है वो कार्य करते हैं, ठीक है। और मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार भी कहा जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, मुख्य सचिव को अवशिष्ट है वो मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार भी कहा जाता है। और ये मंत्रिमंडल का एजेंडा तैयार करता है। इसका काम क्या होता है, जो भी मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, उसका एजेंडा तैयार करता है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, इससे कार्य से रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है। अब पहला सवाल जो एग्जाम में अधिकतर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। ध्यान से समझ लीजिएगा, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। ध्यान से समझिएगा एक एक फैक्ट को, ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पे के राधाकृष्णन, ये जरूर आपसे पूछा जाता है हर एक एग्जाम के अंदर। के राधाकृष्णन हो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। और वर्तमान में अगर निवर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, आपको इसका जवाब देना है। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है राजस्थान के, तो मैं बात कर दूं उषा शर्मा। ध्यान से समझ लीजिएगा, उषा शर्मा, जिन्होंने किनका स्थान लिया है, जिन्होंने निरंजन आर्य का स्थान लिया है। ध्यान से समझ लीजिएगा, जिन्होंने निरंजन आर्य का स्थान लिया है। अब एक और सवाल आपके सामने आता है कि सर प्रथम राजस्थानी
ये तो राजस्थान के जो है मुख्य सचिव प्रथम हो गए के राधाकृष्णन, लेकिन राजस्थानी प्रथम ऐसे राजस्थानी कौन थे तो राजस्थान के मुख्य सचिव बने तो वो कौन थे, भगवत सिंह मेहता। ध्यान से समझ लीजिएगा, कौन थे, भगवंत सिंह मेहता थे, वो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। ठीक है, और एक और चीज, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव भी कौन थे, भगवत सिंह मेहता ही थे। अब एक और सवाल आता है, सर महिलाओं की बात करें तो प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुशल सिंह। ध्यान से समझ लीजिएगा, कुशल सिंह जो थी वो प्रथम महिला मुख्य सचिव थी राजस्थान की। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा यहाँ पे। और सर्वाधिक 4 बार आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो समय तक है वो राजस्थान के मुख्य सचिव कौन रहे, वो भी ध्यान रखिएगा। जो 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के अंदर रहे वो कौन थे, विपिन बिहारी लाल माथुर। ठीक है, विपिन बिहारी, ध्यान से समझ लीजिएगा, विपिन बिहारी हैं, लाल माथुर है, वो सबसे ज्यादा समय के लिए यहाँ पे मुख्य सचिव रहे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन चीजों को एक एक चीज को लेकर के चलिएगा, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक एक फैक्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, एक एक चीज को आपको समझते हुए चलना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में मैं बात करता हूँ, कौन मनोनीत मुख्यमंत्री है, कौन निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो चलिए पॉइंट पे चलते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर करते जाइएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा सर बहुत से फैक्ट हमारे एक ही क्लास के अंदर क्लियर हुए हैं। तो चलिए हम पहली स्लाइड के ऊपर चलते हैं जिसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रखे हैं। व्यक्तित्व की बात करता हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री सूचियों की बात करता हूँ, तो पहले जो थे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। ध्यान से समझ लीजिएगा, व्यक्तित्व की बात करूं तो यहाँ पे जो हीरालाल शास्त्री वो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ध्यान से समझ लीजिए, हीरालाल शास्त्री के अगर एक एक चीज को समझते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, हीरालाल शास्त्री का जो जन्म हुआ था 24 नवंबर, ध्यान से समझ लीजिएगा 24 नवंबर 1899 को हुआ था। ध्यान से समझ लीजिएगा, 1899 से लेकर के इनका कार्यकाल कब तक रहा, 1974 तक रहा। ध्यान से समझ लीजिएगा, हीरालाल शास्त्री यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही एक कर्मठ जो है और जुझारू एक मुख्यमंत्री हैं। तो इनके बारे में बात करूं तो इनका जन्म कब हुआ था, कार्यकाल कब हुआ था, सारी बात मैं जन्म के बारे में बता चुका हूँ कि 24 नवंबर 1899 को इनका जन्म हुआ था। कार्यकाल का 7 अप्रैल 1949 से लेकर के 5 जनवरी 1951 तक चला था। 21 पार्टी दल से संबंधित है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। अब एक और बात करूं, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कौन राज्यपाल थे, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, उस टाइम पे जो राज्यपाल का पद सृजित नहीं था, ध्यान से समझ लीजिएगा, उस टाइम पे जो थे राज प्रमुख थे, तो राज प्रमुख कौन थे उस टाइम पे, सवाई मानसिंह थे। ध्यान से समझ लीजिएगा, सवाई मानसिंह का कार्यकाल कब से कब तक था, 30 मार्च 1949 से लेकर के 31 अक्टूबर 1956 तक इनका कार्यकाल चला था। अब हम थोड़ी सी हीरालाल शास्त्री जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है और बहुत ही फेमस भी है, तो थोड़ी सी डिटेल हम इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान की प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थी, आपको अच्छे से पता है। इनके कार्यकाल के अंतर्गत वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ का आपने नाम सुना होगा। इनकी जो, ठीक है, इनकी जो वाइफ थी, ध्यान से समझ लीजिएगा, इनकी जो वाइफ थी उनके द्वारा इनकी पुत्री के नाम पर इस जो वनस्थली विद्यापीठ थी वो शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से इसकी स्थापना की थी, बाद में जाकर के वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानी गई। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सी और डिटेल से बात करते हैं, तो ये वनस्थली विद्यापीठ इतनी फेमस थी कि उस टाइम के जो यहाँ पे प्रथम हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा एक बात कही गई थी, अगर मैं महिला होता, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर मैं महिला होता तो इस यूनिवर्सिटी में जरूर अध्ययन करता। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर मैं महिला होता तो मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर जरूर अध्ययन करता। ध्यान से समझ लीजिए, ये यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पे ये राजस्थान के अंदर कहाँ पर, निवाड़ी टोंक के अंदर ये वनस्थली विद्यापीठ है। ध्यान से समझ लीजिए, एक एक फैक्ट को समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक एक फैक्ट को लेकर के हीरालाल शास्त्री से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीरालाल शास्त्री के द्वारा ही संभागीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। कौन सी शासन व्यवस्था की, संभागीय शासन व्यवस्था की जो स्थापना की गई थी वो हीरालाल शास्त्री के द्वारा ही स्थापना की गई थी। ठीक है, ये एक बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में एक एक फैक्ट को समझते हुए चलिएगा। एक बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, और ये कहां से रहे थे तो मैं आपको बता दूं, सवाई माधोपुर से ये लोकसभा के सांसद रहे हैं। कब से कब तक, 1957 से 1962 के मध्य में।
1957 से 1962 के मध्य में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिए इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1974 में वनस्थली विद्यापीठ, ठीक है, जहां पर है वहीं पे वनस्थली में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इससे पहले इनसे जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन इन फैक्ट को आप जरूर से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। ये एक राज्य सेवा के अधिकारी भी रहे हुए 1921 से 27 तक। इसी के बाद में बात करूं, उनकी आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, हीरालाल शास्त्री या फिर प्रत्यक्ष जीवन के जो लेखक है वो कौन है, प्रत्यक्ष जीवन, ठीक है। प्रत्यक्ष जीवन है, ये इनकी आत्मकथा है। और इनका जो लोकप्रिय गीत है वो भी आपसे पूछा जाता है। इनका जो लोकप्रिय गीत है वो है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ठीक है। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः ये इनका प्रमुख है, वो गीत है जो कि इनका लोकप्रिय गीत है। इस चीज को एक एक फैक्ट को आप समझते हुए चलेगा। अगर कोई भी इश्यू होता है तो आपसे पूछ लीजिएगा। अगर मैं मुख्य सचिव की बात करूं, क्योंकि ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, इनसे रिलेटेड कंफर्म आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे इनके समय में मुख्य सचिव कौन कौन रहे थे। तो मैंने पहले क्या बोला कि प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, के राधाकृष्णन। ध्यान से समझ लीजिएगा, के राधाकृष्णन है वो इनके समय में मुख्य सचिव रहे थे। और दूसरे इनके समय मुख्य सचिव कौन रहे थे, वी नारायण, ठीक है। इतनी चीजें आपको एक क्लास के अंदर कहीं पे भी अगर मिल रही है तो आप उस चीज का पूरा फायदा उठाइए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनकी पत्नी के बारे में, जो कि और भी चीजों को लेकर के बात करूं जो बहुत फेमस है, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था, क्या था, श्रीमती रतन शास्त्री। ध्यान से समझ लीजिएगा, श्रीमती रतन शास्त्री जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान की प्रमुख महिला है, जिनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी है। पहली बात इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी, जो कि अभी मैंने आपको बात की थी। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना अपनी पुत्री शांता के नाम पर इनकी स्थापना की थी। रतन शास्त्री है राजस्थान की एकमात्र ऐसी महिला है, ध्यान से समझ लीजिएगा, राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी महिला जिनको पद्मश्री और पद्म विभूषण, ध्यान से समझ लीजिएगा, पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों ही ठीक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर समझ लीजिएगा। तो उम्मीद है हीरालाल शास्त्री जी के बारे में, इनकी जीवनी से रिलेटेड एक एक फैक्ट आपको क्लियर होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो एक कमेंट करके और एक लाइक करके जरूर बता दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कहीं से भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसकी जो फ्री पीडीएफ है वो आपको ऐप के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ उनके बाद में, तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के बाद में दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो कौन थे, CS वेंकटाचार्य। ध्यान से समझ लीजिएगा, इनका जन्म कब हुआ था, 1899 के अंदर, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1999 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं उनके कार्यकाल की। इनको जो मनोनीत मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या था, 6 जनवरी 1951 से लेकर के 25 अप्रैल 1951 तक अपने कार्यकाल पर बने रहे। इनका संबंध कौन सी पार्टी से था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। और इनके समय पे भी राज प्रमुख कौन थे, सवाई मान सिंह जी थे, जो कि 30 मार्च 1949 से लेकर के 31 अक्टूबर 1956 तक बने रहे, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, एक ऐसे सिविल सर्वेंट थे, ऐसे अधिकारी थे जो पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो IAS के पद पर रहते हुए भी मुख्यमंत्री बने थे, तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कर्नाटक के अंदर हुआ था। क्लियर है, अच्छे से समझ लीजिएगा, एक एक चीज को, एक एक फैक्ट आपको समझते हुए रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे रियासत काल के अंदर ये बीकानेर और जोधपुर के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। रियासत काल के दौरान इनकी अगर मैं बात करूं तो ये बीकानेर और जोधपुर के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर ये IAS अधिकारी हैं तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो ये कनाडा के राजदूत भी रह चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर बात करूं, जैसे आज के दिन में इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी कहा जाता है, IFS, ठीक है। इस चीज को जरूर समझते हुए चलेगा। इनके कार्यकाल के दौरान जो मुख्य सचिव रहे वो कौन कौन थे, यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे ये दूसरे माननीय मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, के राधाकृष्णन के कार्यकाल में भी ये थे, तो के राधाकृष्णन भी थे। और इसी के साथ में SW शिवशंकर, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, SW शिवशंकर थे, वो भी इनके समय में मुख्य सचिव रहे थे, ठीक है। अगर मैं मनोनीत मुख्यमंत्रियों की बात करूं तो 3 मनोनीत मुख्यमंत्री यहाँ पे जो है राजस्थान में रहे हैं। उनके बारे में अगर एक एक चीज को, लेकिन मैं डिटेल में तो बात कर ही रहा हूँ, तो पहले हीरालाल शास्त्री, दूसरे CS वेंकटाचार्य और तीसरे कौन थे, जय नारायण व्यास। क्लियर है गाइस, एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम जय नारायण व्यास जी, ठीक है। यहाँ पे इनका मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मैं फर्स्ट कार्यकाल की बात करता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, आगे भी इनके कार्यकाल है तो आगे हम बात करते हैं।
प्रथम जो कार्यकाल रहा था वो क्या रहा था, यहाँ पे मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर 26 अप्रैल 1951 और 3 मार्च 1952। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे तो क्या हो जाएगा, जय नारायण व्यास। इस चीज का जरूर समझ लीजिएगा, एक एक चीज को हम पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हुए चलिएगा, यहाँ पे जय नारायण व्यास जी की अगर मैं बात करूं, इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा, इनका जन्म कब हुआ था 1899 के अंदर, और इनकी मृत्यु कब हुई थी 1963 के अंतर्गत इनकी मृत्यु हुई थी। एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, इनका जन्म कहाँ था, ठीक है, ये बारे में बात करेंगे, लेकिन इनकी कर्मस्थली क्या थी, इन्होंने कार्य कहाँ पर किया, तो जोधपुर है वो इनकी कर्मस्थली रही थी। जिन जिन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन चीज का जरूर रखिएगा। इनसे रिलेटेड और भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको उपनाम के नाम से जाना जाता है, इनके क्या क्या उपनाम रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। नाम की बात करूँ तो इनको लक्कड़ फक्कड़ के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, आपसे पूछा जाता है लक्कड़ फक्कड़ के नाम से किस मुख्यमंत्री को जाना जाता, तो लक्कड़ फक्कड़ के नाम से भी जाना जाता था। इसी के साथ में इनको धुन के धनी के नाम से भी जाना जाता है। धुन के धनी, धुन के धनी का मतलब आप समझते हो कि धुन में जच गई तो यहाँ करसी नहीं तो कौन करे, मतलब जो मन में जच गई ना वो करने वाले थे, धुन के धनी थे, किसी के नहीं सुनते थे। इन्हें लोकनायक के उपनाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लोकनायक के उपनाम से। और शेरे राजस्थान की उपाधि भी इनको ही दी गई है, शेरे राजस्थान के नाम से भी जय नारायण व्यास को ही जाना जाता है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इनके प्रमुख समाचार पत्र भी थे, जिनमें यहाँ पे दीप, अखंड भारत, ठीक है, आगीवान और इसी के साथ में तरुण राजस्थान थे, जिनका संबंध यहाँ पे जय नारायण व्यास जी से रहे थे। इनको एक एक चीज को समझते हुए चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, इनके बारे में जितनी बात करें ना, तो यहाँ पे क्योंकि ये एक प्रथम क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने आवाज उठाने के बाद में इन्हें प्रजातंत्री आंदोलन के दौरान है वो किस दुर्ग में बंद किया गया था, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो इन्हें सिवाना दुर्ग के अंदर, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इन्हें सिवाना दुर्ग के अंदर बंद किया गया था। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इस चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक एक चीज को समझते हुए चलेगा कि राजस्थान के प्रथम, ठीक है, ये तो राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो कि मनोनीत भी रहे और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे, तो जय नारायण व्यास रहे थे। तो इनके बारे में एक एक चीज को क्लियर करते हुए रहेगा। इनके जो कार्यकाल थे उनके दौरान जो मुख्य सचिव थे वो कौन कौन रहे उसका जरूर ध्यान रखिएगा। पहले कौन थे, एस.डब्ल्यू. शिवशंकर, ठीक है, एस.डब्ल्यू. शिवशंकर, और दूसरे कौन थे, वो थे बी.जी. राव। जरूर ध्यान रखिएगा, इन चीजों को नोट करते जाएगा, इन चीजों को आपको पढ़ करके एक एक चीज को समझते हुए चलेगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो क्या ये राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ही एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक चीज को समझते हुए चलेगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्लास कैसे लग रही है वो जरूर बताइएगा। और इतने फैक्ट आपको एक एक चीज क्लियर करते हुए चलता हूँ। टीकाराम पालीवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है, ठीक है। इनके बारे में बात करूं तो सर आपने इनको भी तो निर्वाचित बताया था, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री ये हैं क्या, नहीं लाड लो, ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि ये हैं कि ये मनोनीत भी तो निर्वाचित भी थे। तो मैं आपको बता दूं इनका निर्वाचन कब किया गया था, 1 नवंबर, जिनके बारे में हम बात करेंगे, 1 नवंबर 1952 के अंदर इनका निर्वाचन किया गया था। तो ये बाद में बने, तो इनका निर्वाचन किशनगढ़ सीट से किया गया था, जो उपचुनाव जीत करके फिर मुख्यमंत्री बने थे। इनके बारे में और भी चीजों को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा। टीकाराम पालीवाल है वो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। अगर इनकी मैं बात करूं तो इनका संबंध कहाँ से, इनका संबंध महुआ दौसा से है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इनका संबंध कहाँ से लाडलो, इनका संबंध है महुआ दौसा से, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1907 के अंदर। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1995 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। इस चीज का जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा। ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। इनको निर्वाचित मुख्यमंत्री कब निर्वाचन किया गया, मुख्यमंत्री कब बने, 3 मार्च 1952 से इनका कार्यकाल रहा 31 अक्टूबर 1952 तक, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे एक जो अभी इनके बारे में जय नारायण व्यास जी, तो इनके बाद में वो दूसरी बार, ठीक है, एक तरीके से दूसरे जो है निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पे वो कब से थे, 1 नवंबर 1952 से जय नारायण व्यास बने थे। तो दोनों पॉइंटों को एक चीज से कलेक्ट करके चलिएगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक है, 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक। इनका संबंध कौन सी सरकार से था, कौन से पार्टी दल से, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। उनके समय पर भी जो राज प्रमुख थे, इस टाइम पर राज्यपाल का पद है वो उनका जो है निर्माण नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे है वो राज प्रमुख थे, तो वो कौन थे, सवाई मानसिंह। अब इनके बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इस चीज को समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक एक चीज को समझ लीजिएगा। इनको पहले पॉइंट की बात करते हो कि इनको मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन इन्हें
पद से बीच में क्यों उठाया गया, क्योंकि दावेदार तो कौन थे, जयनारायण व्यास जी थे, लेकिन वो पहले चुनाव हार गए थे। ध्यान से समझ लीजिएगा, 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो दोनों सीटों से चुनाव हार गए थे। उसके बाद में उन्होंने उपचुनाव के अंतर्गत, ध्यान से समझ लीजिएगा, उन्होंने उपचुनाव में किशनगढ़ से चुनाव जीता था। उसके बाद में टीकाराम पालीवाल को है वो यहाँ पे इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद में वापस से किनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जयनारायण व्यास को। इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा, एक एक चीज है यहाँ पे इंपोर्टेंट रहेगी। और इनके समय के कार्यकाल भी मुख्य सचिव कौन रहे, ध्यान से समझ लीजिएगा, इनके समय में भी मुख्य सचिव कौन रहे, वो थे एस.डब्ल्यू. शिवशंकर। ठीक है, एस.डब्ल्यू. शिवशंकर। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेगा, अच्छा लग रहा है तो आप एक चीज को जरूर बता दीजिएगा। एक और चीज मैं बता दूं आपको टीकाराम पालीवाल जी के बारे में, जो कि आपको इंपोर्टेंट है। ठीक है, हम यहाँ पे उप मुख्यमंत्री के बारे में भी अलग से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री, ठीक है, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो यहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का कार्यकाल उन्होंने एक दोनों के कार्य पर उन्होंने काम किया। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज, यानी कि इनसे रिलेटेड अगर पूछा जाए तो इनके बारे में इंपोर्टेंट रहेगी, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री और प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, वो टीकाराम पालीवाल थे। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। एक एक चीज को समझ लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं कि इनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया था, क्योंकि जयनारायण व्यास जी थे, ठीक है, वो चुनाव हार गए थे। 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों सीटों से हार गए थे, दोनों सीटों से वो अपना चुनाव हार गए थे। क्लियर है। चलिए फिर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से उन्होंने उपचुनाव जीता था, किशनगढ़ सीट से वो उपचुनाव जीत करके दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। चलिए आगे, समझ में आ रहा है एक एक फैक्ट। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जयनारायण व्यास जी की। देखिए इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है 1 नवंबर 1952 से 12 नवंबर 1954 तक। ये क्यों हुआ था मैं आपको अभी बता चुका हूँ। इनका संबंध कहाँ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, राजप्रमुख सवाई मानसिंह जी, इनके बारे में हम पूरी डिटेल से बात कर चुके हैं। चलिए आगे, अब बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है राजस्थान के सबसे ज्यादा समय के लिए मुख्यमंत्री जो रह रहे हैं, ठीक है, वो कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया ही थे, और अभी तक भी वही है। लेकिन जैसे अशोक गहलोत का अगर ये कार्यकाल पूरा हो जाता है तो इनमें और भी कुछ चीजें चेंजेस होगी, जो कि बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया, इनका फर्स्ट कार्यकाल कब से कब था, इनके बारे में हम एक एक चीज को लेकर के बात करेंगे। इनका संबंध कब से कब तक रहा, इनका जन्म कब हुआ था, 1916 के अंदर। क्लियर है, 1916 से लेकर के 1982 तक इनकी जीवन यात्रा रही। अब इनकी बात करूं तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका संबंध जो झालरापाटन झालावाड़ से, झालावाड़, ठीक है, झालावाड़ जो घंटियों का शहर भी कहा जाता है, झालरापाटन, ध्यान से समझिए, झालरापाटन झालावाड़ से इनका संबंध रहा है। एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था, 31 जुलाई, ध्यान से समझ लीजिएगा, 31 जुलाई 1916 को इनका जन्म कब हुआ था, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 2 फरवरी 1982 को। इनके बारे में पूरा फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इनके बारे में एक चीज है जो हर बार पूछी जाती है, तो उसको ध्यान रखिए, इन्हें आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इन्हें आधुनिक राजस्थान के हैं वो निर्माता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। ये सबसे युवा मुख्यमंत्री भी बने, ये भी इनके पास में सबसे बड़ा था। ये 38 वर्ष की उम्र के अंदर मुख्यमंत्री बने थे। तो राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री का जो है वो होदा किनके पास में है, मोहनलाल सुखाड़िया जी के पास में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एक और चीज मैं अगर बता दूं, एक और चीज इनके बारे में थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं बताऊं तो इनकी शादी को लेकर के, ठीक है, अब शादी को लेकर किसी की शादी हो, मुख्यमंत्री की शादी तो कितनी खुशी होती है। अब 38 की उम्र थी तो कोई बड़ी उम्र तो थी नहीं, और मुख्यमंत्री थे तो शादी होती है, तो शादी को लेकर के या तो खुशी होनी चाहिए। इनकी शादी के बारे में एक जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो चर्चित है, इनकी शादी के दौरान पूरे के पूरे बाजार है वो बंद कर दिए गए। ठीक है, अब इसका रीजन क्या था, सबसे बड़ा है कि सर मुख्यमंत्री की शादी होगी तो खुशियां होनी चाहिए, बाजार सजने चाहिए दुल्हन की तरह। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इनकी शादी के विरोध के अंदर नाथ द्वारा के पूरे बाजार है वो बंद कर दिए गए थे। कहाँ के, नाथ द्वारा के, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। कहाँ के गाइस, नाथ द्वार के पूरे बाजार बंद किए गए थे, उनकी शादी का विरोध किया गया था। अब इसका रीजन क्या था, भाई मुख्यमंत्री की शादी फिर भी विरोध क्यों जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इनकी शादी जो थी, इनका जो विवाह था वो अंतर जातीय विवाह था। समझ रहे हो, मतलब दूसरी जाति से की लड़के से शादी करना। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। इनकी शादी किनके साथ में हुई थी, इंदुबाला के साथ। ठीक है, ध्यान से, इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था, इंदुबाला। इसकी वजह से इनकी शादी का विरोध किया गया था। और यहाँ पे इन्होंने शादी कहाँ की थी, इन्होंने आर्य समाज परंपरा के अनुसार शादी की थी। ध्यान से समझ लीजिएगा। इनके अगर पिताजी की बात करो तो इनके पिताजी प्रचित
इनके पिताजी चर्चित क्रिकेटर रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, पुरुषोत्तम दास सुकवाड़िया। इनके पिता का नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास सुकाड़िया है। इनके पिताजी थे जो कि एक चर्चित क्रिकेटर भी रहे हुए हैं। तो एक एक चीज को समझ से चलिएगा। इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक का रहा? 1954 से लेकर के 1971 का कार्यकाल है उनका मुख्यमंत्री का है, जिनके और कार्यकालों पर भी हम बात करेंगे। यानी कि ये 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। और कितनी बार मुख्यमंत्री बने? ये 4 बार मुख्यमंत्री बने। इसे समझ लीजिएगा एक एक चीज को। अशोक गहलोत है वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर चौथी बार बनते हैं तो देखते हैं क्या होता है, उन चीजों को लेकर के बात करते हैं। अब पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ पे एक नया मोड स्टार्ट होता है, उसे समझिएगा। जो राजप्रमुख सवाई मानसिंह थे 30 अक्टूबर 1956 तक थे। इनका कार्यकाल 11 अप्रैल 1957 तक रहा। अब इसी दौरान पे जो आपको पता है कि राज्यपाल का पद है वो सर्जित हुआ था, ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी कि राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और इनका सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में भी जाना जाता है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को। तो राज्यपाल का पद राजस्थान में कब सर्जित हुआ था? 1/11 यानी 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल के अंदर जो है वो राज्यपाल राजस्थान के अंदर राज्यपाल का पद सर्जन हुआ था। और राज प्रमुख का जो है पद है वो इसे खत्म किया गया था। राज प्रमुख के पद को है उसे खत्म किया गया था और इसके साथ में राज्यपाल का पद का सृजन किया गया था। ये 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। सबसे लंबे कार्यकाल तक ये राज्यपाल बने रहे थे। तो इनके बारे में एक एक फैक्ट को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। और इनके बारे में मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में अगले कार्यकाल में और इनके बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। बात करता हूँ यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया जी का सेकंड कार्यकाल कब से रहा? 11 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 तक रहा, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा एक और चीज इनके बारे में बात करूंगा अभी थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद में, कि एक पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल के अंतर्गत प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रथम राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल के दौरान लगा था। उनके बारे में मैं बात करूंगा, एक एक चीज को समझते चलिएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं। इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा, ये जरूर इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं। ये मुख्यमंत्री के साथ साथ कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं, गवर्नर के पद पर भी आसीन रहे हैं। वो कौन कौन से राज्य थे उनके बारे में आपको बता दूं। कर्नाटका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। आंध्र प्रदेश, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये 3 राज्य थे जिनके ये राज्यपाल के पद पर भी आसीन रह चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में एक एक चीज को समझ लीजिएगा। इनका जो तीसरे कार्यकाल की अगर मैं बात करूंगा, चौथे कार्यकाल की बात करूंगा, और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूंगा। लेकिन राजस्थान के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके कार्यकाल के दौरान प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। एक एक चीज को समझिए चलिएगा। अब एक और पॉइंट इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि संभागीय व्यवस्था को लागू किसने किया था? हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। और संभागीय व्यवस्था को खत्म करने का, पहली बार संभागीय व्यवस्था को खत्म करने का जो श्रेय है वो किनको जाता है? वो भी मोहनलाल सुखाड़िया जी को ही जाता है। इनके बारे में एक एक फैक्ट को है वो समझ लीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा। और इनके बाद अंदर कार्यकाल के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो क्यों लगा था, क्यों लगता है, इनके बारे में भी हम सारी के सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। और अब आपके मन में एक सवाल आता है, सर ऐसे इतने मुख्यमंत्री रहे सर जिनके समय के दौरान राष्ट्रपति शासन लगा, इसी के साथ में सर आपने राज्यपाल की बात की, तो ऐसे कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री के साथ साथ किसी भी समय पर अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रहे? तो उनके बारे में मैं बात करूंगा। पहले मैं मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में बता चुका हूँ। अब मोहनलाल सुखाड़िया जी के इस कार्यकाल के दौरान यहाँ पे इनका तीसरा कार्यकाल जो रहा वो 12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1967 तक ही रहा, ठीक है। अब इस चीज को समझ लीजिएगा, इस कार्यकाल के दौरान क्या हुआ, इस चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। ये किस समय के दौरान थे, किस पार्टी के दौरान थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इस टाइम पे गवर्नर कौन थे? 1962 से 1967 के बीच में डॉक्टर संपूर्णानंद। इंपॉर्टेंट है, ये 16 अप्रैल 1962 से 15 अप्रैल 1967 तक इस पद पर आसीन रहे थे। अब राष्ट्रपति शासन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने बोला कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो यहाँ पे मैंने अभी बात की है कि इनके बारे में अगर जितनी बात करें मोहनलाल सुखाड़िया जी इतना कम है, उनके समय के दौरान ही राष्ट्रपति शासन प्रथम लगा था। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे इन्होंने यहाँ पे इनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की वजह से इनकी सरकार गिर गई थी। इस वजह से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 13 मार्च 1967 से लेकर के 26 अप्रैल 1967 तक। मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगे उनको किस तरीके से याद करना है। क्लियर है? इस चीज को जरूर समझते हुए चलेगा। तो यहाँ पे इस टाइम पर
जो है वो राष्ट्रपति कौन थे वो भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति राधा कृष्णन थे। ध्यान से समझ लीजिएगा, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन थे, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक एक चीज को समझिए, 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। आपसे जरूर पूछा जाता है प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो इंपोर्टेंट फैक्ट इनका जरूर ध्यान रखना है। इस टाइम पे जब प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा तो उस टाइम पे राज्यपाल कौन कौन रहे, तो डॉक्टर संपूर्णानंद और सरदार हुकुम सिंह। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये दोनों प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर समझ लीजिएगा। चलिए आगे, फिर आते हैं इनके चौथे कार्यकाल की तरफ, मोहनलाल सुखाड़े जी का फोर्थ कार्यकाल, जो कि 26 अप्रैल 1967 से 9 जुलाई 1971 तक चला। इनका संबंध किस पार्टी से था, राष्ट्रीय कांग्रेस से। और इस टाइम पे गवर्नर कौन थे, सरदार हुकुम सिंह। उनके बाद में कार्यवाहक जो गवर्नर बने न्यायमूर्ति जगत नारायण। ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको पता है कि जब राज्यपाल अपने पद पर नहीं रहता उस टाइम पे उनका कार्यकाल कौन समझता है, तो यहाँ पे जो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनका कार्यकाल संभालते हैं। ठीक है, ये 20/11/1970 से 23/12/1977 रहे। उसके बाद में दोबारा कौन बने गवर्नर, सरदार हुकुम सिंह, जो कि 24/12/1970 से 30 जून 1972 तक यहाँ के राज्यपाल रहे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में, जितने भी फैक्ट मैंने सब कुछ क्लियर किया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले मुस्लिम, या फिर मैं बात करूं कि अल्पसंख्यक, ठीक है, मुख्यमंत्री जी की, जो कि कौन थे, बरकतुल्ला खान। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको समझिएगा। जिनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा, तो यहाँ मैं बता दूं इनका जन्म कब हुआ था, 1920 के अंदर, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1973 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री है राजस्थान के, तो इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते चलेगा। इनका कार्यकाल 9 जुलाई 1971 से लेकर के 11 अक्टूबर 1973 तक रहा था। ठीक है, इन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें प्यारे मियाँ के नाम से जाना जाता था। ध्यान से समझ लीजिएगा, इन्हें प्यारे मियाँ के नाम से भी जाना जाता था। एक और चीज मैं बता दूं, ये कांग्रेस के, ठीक है, बहुत प्रमुख थे, ये कांग्रेस के बहुत ही ये लाडले थे। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो एक पहले ऐसे इंसान थे जो कि इंदिरा गांधी को, ध्यान से समझ लीजिएगा, इंदिरा गांधी को, ठीक है, इंदिरा गांधी को भाभी कह करके पुकारते थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंदिरा गांधी को भाभी कह करके पुकारते थे। ठीक है, ये यहाँ पे कब मुख्यमंत्री बने, उस टाइम पे कौन सा दौर चल रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे आपको बताया कि भारत पाक का युद्ध चल रहा था ना 1971 के अंदर, भारत पाक युद्ध था, उस टाइम पे ये राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान के ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री थे, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये राजस्थान के ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री थे जिनके पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर पूछा जाता है, राजस्थान के ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो कौन थे, बरकतुल्ला खान। इनके जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी के साथ में इनसे के कार्यकाल के दौरान मुख्य सचिव कौन थे, तो जरूर समझ लीजिएगा, जोरावर सिंह। एक और पॉइंट को समझते हुए चलेगा, जोरावर सिंह और सुंदरलाल जो थे तो इनके टाइम पर मुख्य सचिव थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक चीज को समझते हुए चलेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे राज्यपाल पहले सरदार हुकुम सिंह और उनके बाद में कौन, सरदार जोगिंदर सिंह, जो कि 1972 से 1977 तक बने रहे थे। इनके बाद में अगर आगे मैं बात करता हूँ तो वो आते हैं हरिदेव जोशी, जिनके बारे में बात करेंगे कि दूसरे नंबर पर वो भी ऐसे थे। ठीक है, क्योंकि 4 ऐसे मुख्यमंत्री जो कि अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रहे। तो चलिए हरिदेव जोशी जी के बारे में बात करते हैं। हरदेव जोशी जी का ही प्रथम कार्यकाल है। जिनका जन्म कब हुआ था, एक एक पॉइंट को समझते चलेगा। इनका जन्म 1921 से लेकर के 1995 तक इनकी जीवन यात्रा रही। इनका जन्म कहाँ हुआ था, खांडू ग्राम बांसवाड़ा के अंदर। ध्यान से समझ लीजिएगा, खांडू ग्राम बांसवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ था। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेगा, एक एक पॉइंट को आपको लगातार समझते हुए चलना है। ठीक है, एक और इनके बारे में अगर पॉइंट की बात करूं तो एक ऐसे, ठीक है, ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो 1952 से लेकर के, समझते हुए चलेगा, 1952 से लेकर के अपनी मृत्यु तक यानी 1995 तक लगातार 10 बार, ठीक है, 10 बार विधायक रहे। लेकिन इनके बारे में बात करूं कि विधायक तो रहे लेकिन ये कभी भी सांसद नहीं बने। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, 10 बार लगातार 1952 से लेकर के अपनी मृत्यु तक लगातार ये जीतते रहे। कोई भी ऐसा समय नहीं था जबकि ये हारे हो। और इसी के साथ मैं एक एक पॉइंट की बात करूं तो 3 बार, ठीक है, मैंने प्रथम कार्यकाल क्यों लिखा, ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, इनके बारे में भी मैं यहाँ पे बात करूं। लेकिन मैंने ऐसे क्यों बोला कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, इनकी एक और सबसे बड़ी खासियत है कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन ये एक बार भी अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, यानी कि अपना कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर पाए, पूरे 5 साल तक ये नहीं बने रहे।
एक और चीज इनकी बता दूं, ठीक है, कि राजस्थान के ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री है और एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि विकलांग मुख्यमंत्री थे, जो कि हैंडीकैप थे। ध्यान से समझ लीजिएगा, इनके बारे में एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा, जो कि हैंडीकैप थे। और एक ही चीज बताओ सर, हैंडीकैप कैसे, इनका जो एक हाथ है वो कटा हुआ था, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। एक और इनके बारे में पॉइंट की बात करूं तो यही एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके शासनकाल के दौरान ही दूसरी बार राष्ट्रपति शासन भी लगा। इन चीजों को जरूर समझते हुए चलिएगा। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो है वो संभागीय व्यवस्था को लागू किसके द्वारा किया गया था, हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। उसके बाद में खत्म किसके द्वारा किया गया, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि उसे पुनः जो है संभागीय शासन व्यवस्था को लागू करने का जो है वो श्रेय जाता है, वो भी हरिदेव जोशी जी को ही जाता है, जिनके बारे में भी हम आगे बात करूंगा, जो कि इनके अलग कार्यकाल के अंतर्गत इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। एक और चीज बता दूं, ये अपने जो कार्यकाल था, जो अंतिम कार्यकाल था, अंतिम कार्यकाल के अंतर्गत ये हैं वो विपक्ष और प्रतिपक्ष के नेता भी रहे हुए हैं। तो इन पॉइंटों को जरूर समझते हुए चलिएगा। एक और चीज को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ कि संभागीय व्यवस्था की पुनः व्यवस्था, उसके बारे में अलग कार्यकाल के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो एक एक चीज को समझते हुए चलेगा। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, मैंने आपको बोला था कि ये एक ऐसे मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में, ध्यान से समझ लीजिएगा, जो किसी अन्य राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो कहाँ के मैंने आपको पहले भी बताया था, असम के, मेघालय के और पश्चिमी बंगाल के ये राज्यपाल भी रहे हैं। तो बता दीजिए एक एक पॉइंट को समझ करके आपको कैसा लग रहा है, सब कुछ आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो इस क्लास को इतना सपोर्ट कीजिए कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी क्लासेस लेके आता रहूं। ये ऐसी फर्स्ट क्लास है जिसके लिए मैंने अपनी तरफ से जी जान लगाई है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होगा। चलिए, इनके कार्यकाल के दौरान पहले तो मैं बताऊं, राष्ट्रपति शासन तो लगा ही था, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल कौन कौन रहे, जोगिंदर सिंह जो कि 1972 से 55 तक रहे, और न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी जो कि कार्यवाहक जो है वो यहाँ गवर्नर रहे थे, जो कि 15 फरवरी 1977 से लेकर के 11 मई 1977 तक रहे थे। अब यहाँ पे इनके कार्यकाल में मुख्य सचिव की भी मैं बात कर लेता हूँ। एक एक पॉइंट को समझते चलेगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्लास छोड़ने का मन भी नहीं करेगा। इनके शासनकाल के अंतर्गत जो मुख्य सचिव रहे, मैं यहाँ पे तीनों कार्यकालों के यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ आपको। सुंदरलाल, ध्यान से समझिएगा, सुंदरलाल। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो मोहन मुखर्जी, ध्यान से समझते हुए चलिएगा, मोहन मुखर्जी। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो नरेश चंद्रा, ध्यान से समझ लीजिएगा, नरेश चंद्रा। और फोर्थ की मैं बात करूं तो विपिन बिहारी लाल माथुर, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। विपिन बिहारी लाल माथुर की मैं बात करूं तो ये एक ऐसे, ठीक है, मुख्य सचिव थे जो कि प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव रहे हैं, और सबसे ज्यादा कार्यकाल भी उन्हीं का रहा है, जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्लियर है? एक एक पॉइंट को लेकर के हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते चलेगा। कई बच्चों की आदत है इन फ्रंट होकर के पढ़ने की, जैसे सर हमेशा दिखते रहते हैं, यहाँ स्लाइड पूरी भरी होने की वजह से मैं अपनी जो है वो पिक्चर आपको शो नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मल पिक्चर है वो आपको यहाँ पे दिख रही है कि आप उमेश सर से पढ़ रहे हैं। तो एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बने रही, और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ। तो हरिदेव जोशी से रिलेटेड सारे फैक्ट मैंने आपको क्लियर किए हैं, समझते चलेगा। अब इनके शासनकाल के दौरान ही दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ध्यान से समझ लीजिएगा, उस टाइम पे राष्ट्रपति जी कौन थे, बीडी जट्टी, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, इनका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1977 तक चला था, ठीक है। ये द्वितीय शासन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है, इस चीज को जरूर समझते हुए चलेगा। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की बात करूँ, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। यहाँ पे 19, 19 और 19 तो आप पूरा लिख लीजिए, ठीक है। एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, एक एक पॉइंट से आप ये सोच करके चलिए प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था। यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है 1967 में। तो आपको लेकर क्या चलना है, यहाँ पे एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेगा। और अंतिम कब लगा था, आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की बात करूँ तो आपको करना कुछ नहीं, 19, 19, 19 यहाँ पे 4 बार लिख लीजिए, और यहाँ पे 6 के आगे आपको गिनती आती 6, 7, 8 और 9, ठीक है। इस चीज को समझते हुए चलिएगा। अब यहाँ पे जब 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो पहला और दूसरी बार, तो यहाँ पे हम साथ साथ है, ठीक है। साथ साथ रहते रहते परेशान हो गए, तो हम 0 पे आ गए। इसके बाद में चला कि हम दोनों फिर से साथ हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1967 में। दूसरा कब लगा था, ध्यान से समझ लीजिएगा, 1977 के अंदर, अच्छे से समझ लीजिएगा। तीसरा कब लगा था, 1980 के अंदर। और चौथा कब लगा था, 1992 के अंदर। ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं फिर से बता दूं, अगर आपको समझ में नहीं आया, राष्ट्रपति शासन को अगर आपको याद करना हो तो 19, 19 को आप 4 बार लिख लीजिए। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है आपको? 19, 19 को आप 4 बार लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद में 6, 7, 8, 9 ये याद रहेगा आपको। तो हम दोनों साथ साथ रहे, साथ साथ रहने के बाद में हमें लगा कि साथ नहीं रहना चाहिए, तो हम फिर 0 पे आ गए, और फिर हमें लगा कि हम दोनों को साथ होना चाहिए। तो पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा,
दूसरा 1977 में, तीसरा 1980 में और चौथा कब लगा 1992 में। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। राष्ट्रपति शासन जो द्वितीय राष्ट्रपति शासन कब लगा, 29 अप्रैल 1977 से लेकर के 22 जून 1977 तक लगा रहा। उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे, बीडी जट्टी थे। यहाँ पे मैं गवर्नर की बात करूँ तो न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी, ठीक है, जो कि कार्यवाहक थे, जो 15 फरवरी 1977 से लेकर के 11 मई 1977 तक बने रहे। इसी के साथ में उसके बाद में जो गवर्नर श्री रघुकुल तिलक बने थे, जो कि 12 मई 1977 से लेकर के 8 1981 तक ये बने रहे थे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझते रहिएगा। राष्ट्रपति शासन किनके कार्यकाल में लगा था, इन चीजों को जरूर समझिए। हरिदेव जोशी। क्लियर है, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बात करते हैं बाबूशाह की। ठीक है, इन्हें बाबूशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहला इनको देखते ही नाम यही निकलता है, और इनके बारे में अगर जितनी बात हुई उतना कम था, क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि यहाँ पे कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने में सफल हुए। ठीक है, इनके बारे में पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा है। इनकी जीवन यात्रा 1923 से लेकर के 2010 तक इनकी जीवन यात्रा रही। ये कहाँ से संबंध रखते, तो मैं आपको बता दूं, सीकर जिले से, यानी कि खाचरियावास गांव से ये संबंध रखते। ठीक है, खाचरियावास गांव से संबंध रखते हुए हाल ही के अंदर आपको बताया कि गहलोत कार्यकाल के अंदर एक मंत्री और हैं, प्रताप सिंह खाचरियावासी, वो भी इन्हीं के परिवार से आते हैं। उनके बारे में डिटेल से बात नहीं करें तो ठीक है। इनके दामाद है, जो कि आपको पता है कि विद्याधर नगर विधानसभा है, जिसका अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि वहां से हमेशा बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ही जो है वो वहां पे एक गढ़ रहा है। अभी वहां पे जो प्रमुख है, वो जो यहाँ से एमएलए हैं विद्याधर नगर विधानसभा से, वो भी इनके कौन है, दामाद है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक एक फैक्ट को लेकर के हम क्लियर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे इन्हें बाबूशाह के नाम से जाना जाता था। ये कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो इसी के साथ में ये मुख्यमंत्री के साथ साथ में एक ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे या फिर ऐसे मुख्यमंत्री रहे हुए हैं जो कि उपराष्ट्रपति के पद पर भी आसीन रहे हैं। तो इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे, 2002 से 2007 के दौरान ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ये राजस्थान की कितनी बार मुख्यमंत्री बने, तो ये 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसी के साथ में इनके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, जिन्होंने यहाँ पे कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के जो दमखम दिखाया था। इनके बारे में बात करते हैं, एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करें तो जो प्रमुख 2 और राष्ट्रपति शासन थे वो इन्हीं के समय के दौरान लगे थे, जो कि मैंने आपको बताया 1980 और 1992 के दौरान। ठीक है, 1980 और 1992 के दौरान है, वो इन्हीं के समय पे लगे थे। तो इनके बारे में पूरी बातें करेंगे। इनके बारे में और भी कोई पॉइंट हो तो उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक और चीज को लेकर के हम बात करते हैं, इनके द्वारा ही, ठीक है, इनके द्वारा ही इस समय के दौरान अंत्योदय योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अंत्योदय योजना का संबंध किससे है, तो अंत्योदय योजना को प्रारंभ करने वाले कौन थे, बाबूशाह थे, देव सिंह शेखावत। ध्यान से समझ लीजिए, इनका कार्यकाल, पहला कार्यकाल कब से कब तक का, 22 जून 1977 से लेकर के 16 फरवरी 1980 तक। इनके टाइम पे जो प्रथम कार्यकाल के दौरान जो यहाँ पे गवर्नर साहब थे वो कौन थे, रघुकुल तिलक साहब थे। तो बता दीजिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कैसे लग रहे हैं, एक एक चीज को समझते हुए जरूर चलिएगा। अब यहाँ पे इनके जज थे, पहले कार्यकाल के बाद में ही यहाँ पे क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन जो कि तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। उस टाइम पे जो राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 25 जुलाई 1977 से लेकर के यहाँ पे 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे तो इस टाइम पे राज्यपाल कौन रहे थे, रघुकुल तिलक, जो कि 12 मई 1977 से लेकर के 8 अगस्त 1981 तक रहे थे। राष्ट्रपति शासन जो तृतीय था कब से कब तक लगा, 16 फरवरी 1980 से लेकर के 6 जून 1980 तक। तीसरा कार्यकाल किनके समय में लगा, तो भैरव सिंह शेखावत यानी कि बाबूशाह के समय में लगा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम बात करते हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी की। ध्यान से समझ लीजिएगा, जगन्नाथ पहाड़िया जी जो भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये भी एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री के साथ साथ है ये कहीं पे राज्यपाल भी रहे हुए हैं। तो इस चीज को समझते हुए चलिएगा, और हम भैरव सिंह शेखावत जी के अगले कार्यकाल में उनके बारे में और चीजें बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, इनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म 1932 के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, भुसावर भरतपुर के अंदर। ध्यान से समझ लीजिएगा, इनका जन्म भुसावर भरतपुर के अंदर हुआ था। कब, 1932 के अंदर। ठीक है, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा।
राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री थे, ठीक है, ध्यान से समझिए। मैंने स्टार्टिंग में ऐसे बताया था आपको कि विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है, तो यहाँ पे मैं बता दूं विधानसभा के ये सदस्य नहीं थे। तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। इसी के साथ में राजस्थान की प्रथम दलित मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं। दो चीज को समझ लीजिएगा, ये राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं, और जो मुख्यमंत्री बने तो विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इनके अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं, इन मुख्यमंत्री के बारे में बता दूं, एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनके कार्यकाल के दौरान पूर्णतः शराबबंदी को लागू किया। पूर्णतः शराबबंदी की अगर मैं बात करूं वो भी राजस्थान के अंदर, तो इनके कार्यकाल के दौरान ही लागू किया गया। मैं इनके राज्यपाल कार्यकाल की बात करूं तो एक ऐसे ये राज्यपाल भी रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ, जिनके बारे में 2 बार पहले भी बता चुका हूँ। इनके बारे में हरिदेव जोशी जी और मोहनलाल सुखाड़ी, और तीसरे कौन है यहाँ पे इनके बारे में बात करता हूँ तो जगन्नाथ पहाड़िया जी, जो कि यहाँ पे बिहार और हरियाणा के, बिहार के ये राज्यपाल कब रहे थे ध्यान से समझ लीजिएगा, 1989 से 90 के बीच में ये बिहार के राज्यपाल रहे। इसी के साथ में 2009 से लेकर के 2014 के दौरान ये हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में जितना बोला जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में इनके बड़े फैक्ट हैं कि लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी रहे, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। इनके कार्यकाल की मैं बात करूं, इनके कार्यकाल के दौरान जो मुख्य सचिव रहे वो कौन कौन थे उनके बारे में बात कर लेते। गोपाल कृष्ण, ध्यान से समझ लीजिएगा, नोट करते हुए जाएगा। गोपाल कृष्ण, और दूसरे जो मुख्य सचिव थे वो मदन मोहन। मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा आपके मन में और जितने भी सवाल आएंगे वो भी कुछ बाकी रहेगा। सब कुछ चीजें मैं एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2 शासन सचिव रहे जो गोपाल कृष्ण और मदन मोहन। उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपसे पूछा जाता है कि पूर्णतः शराबबंदी किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगेगी, तो यहाँ पे जगन्नाथ पहाड़िया जो प्रथम जो दलित मुख्यमंत्री थे वो भी जगन्नाथ पहाड़िया जी, और ऐसे जो कि विधानसभा के सदस्य नहीं रहे वो भी कौन थे, जगन्नाथ पहाड़िया। आपको पता है कि 6 महीने तक फिर वो सदस्यता ले सकते हैं, और विधानसभा के नहीं तो विधानमंडल के भी सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज को लेकर के हम आगे और चीजें भी बात करते हैं, क्लियर है। चलिए आगे, कोई और फैक्ट हो तो आप इन चीजों को लेकर के बात कर सकते हैं, एक एक चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं शिवचरण माथुर जी। देखिए चौथे मुख्यमंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ में ये यहाँ पे किसी अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रहे हुए हैं, ठीक है। एक एक चीज को समझते चलेगा। पहले कौन थे, मोहनलाल सुखाड़े, दूसरे कौन हरिदेव जोशी, तीसरे जगन्नाथ पहाड़िया, और चौथे कौन है, शिवचरण माथुर, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे एक एक पॉइंट को लेकर के, ठीक है। पहले इनके बारे में कार्यकाल की बात करूं, उनका कार्यकाल 1926, ध्यान से समझ लीजिएगा। जीवन यात्रा जो बात करूं 1926 में प्रारंभ होकर के 2009 तक इनकी जीवन यात्रा चली थी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, गुन्ना मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था, ध्यान से समझ लीजिएगा, गुन्ना मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और इनका बचपन जो बीता था वो कहाँ पर बीता था, करौली राजस्थान के अंदर बीता, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में जरूर जान लीजिएगा, जो आपको अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे राजस्थान में इनका संबंध किस चीज से था, माणिक्यलाल वर्मा जी, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। उदयपुर के जो स्वतंत्रता सेनानी थे माणिक्यलाल वर्मा जी के ये दामाद थे। एक और चीज को समझ लीजिएगा, इसी के साथ में ये लोकसभा के सांसद भी रहे हुए हैं। तो इनके बारे में हर एक मुख्यमंत्री, हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, इनका गुणगान जितना कम किया जाए उतना ही कम है। तो इनके राज्यपाल कार्यकाल की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर मैं बता दूं, ठीक है, तो यही एक ऐसे थे, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा कि ये यही एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान है तो भरतपुर के जो महाराजा थे, ठीक है, मानसिंह, भरतपुर के महाराजा जो मानसिंह थे उनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि गोलीकांड हुआ था। कब हुआ था, वो इनके अगले कार्यकाल के अंतर्गत हम बात करेंगे। अगला कार्यकाल यानी कि 1989 के अंतर्गत, ध्यान से समझ लीजिएगा, 1989 में जो गोलीकांड हुआ था जिनमें भरतपुर के राजा मानसिंह की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण से इनको इस्तीफा देना पड़ा था। उनके बारे में भी, इनके बारे में एक एक पॉइंट को लेकर के हम बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इनके राज्यपाल कार्यकाल के बारे में बात करूं तो हम अगले कार्यकाल में बात करें। चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस राज्य के राज्यपाल भी रहे हुए हैं, तो एक एक पॉइंट को आप समझते हुए चलेगा। उनके राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कहाँ कहाँ के राज्यपाल रहे, इसको मैं बता दूं कि असम के राज्यपाल भी रहे हुए हैं, ठीक है।
एक ही राज्य के, जो कि कब बने थे 2008 के अंदर, ये असम के राज्यपाल भी रहे हुए हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को समझते चलेगा। इस टाइम पे इनके प्रथम कार्यकाल के दौरान जो गवर्नर कौन थे, श्री रघुकुल तिलक थे, जो 12 मई 1977 से 8 अगस्त 1981 तक रहे। फिर उसके बाद में न्यायमूर्ति कल्याण शर्मा जो कार्यवाहक रहे, एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा, न्यायमूर्ति पीके बनर्जी जो कार्यवाहक रहे। उसके बाद में जो एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा है, वो इनके समय में पूर्णतः जो है वो गवर्नर्स का पद इन्होंने संभाला था। चलिए आगे की तरफ हम बात करते हैं। इनके बाद में देवपुरा जी, यानी कि हीरालाल देवपुरा, ध्यान से समझ लीजिएगा, हीरालाल देवपुरा जी, उनके जीवन यात्रा 1925 से लेकर के, ध्यान से समझ लीजिए, 1925 से लेकर के 2004 के मध्य चलती रही। ठीक है, ये न्यूनतम कार्यकाल वाले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका सबसे कम कार्यकाल के लिए ये मुख्यमंत्री बने। ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। कितने समय के लिए मुख्यमंत्री बने? सिर्फ 17 दिन के लिए, ध्यान से समझ लीजिएगा, सिर्फ 17 दिन के लिए, यानी कि 23 फरवरी 1985 से लेकर के 10 मार्च 1985 तक न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल देवपुरा। ध्यान से समझ लीजिएगा। इसी के साथ में एक एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सबसे कम समय के लिए यानी 17 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। और इसी के साथ में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर मैं बात करूं कि विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, ये कब से कब तक रहे तो मैं आपको बता दूं, 20 मार्च 1985 से लेकर के, ध्यान से समझ लीजिएगा, यानी 10 मार्च तक ये क्या मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद में विधानसभा के अध्यक्ष बने। 20 मार्च 1985 से लेकर 16 अक्टूबर 1985 तक ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, एक और चीज है, अगर इनके बाद में बात करूं तो यहाँ पे एक एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने मुख्यमंत्री के दौरान तो चलो 17 दिन तक रहे, लेकिन ये मुख्यमंत्री के साथ साथ एक और इनके साथ जोड़े तो यहाँ पे एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, ये ऐसे मुख्यमंत्री थे हीरालाल देवपुरा जी। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इनके बारे में एक एक पॉइंट को लेकर के क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। एक और पॉइंट की मैं बात करूं तो इनके समय पर जो मुख्य सचिव थे वो कौन रहे थे? इनके सचिव को मुख्य सचिव थे आनंद मोहन। ध्यान से समझ लीजिएगा, मुख्य सचिव कौन थे? आनंद मोहन। और गवर्नर कौन थे इनके टाइम पे? एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा, 1985 से लेकर के 3 नवंबर 1985 तक बने रहे थे। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। कोई भी पॉइंट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बता दे जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी और ऐप के ऊपर भी मिल जाएगी। और हरिदेव जोशी जी के दूसरे कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल हम डिस्कशन कर चुके हैं हरिदेव जोशी जी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था बांसवाड़ा के अंदर हुआ था। 1921 से लेकर के 1995 तक इनकी जीवन यात्रा रही थी। ठीक है, यहाँ संभागीय व्यवस्था पुनः जो शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है। तो हरिदेव जोशी का सेकंड कार्यकाल कब था? 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संबंध था। इस टाइम पे जो होते वो राज्यपाल साहब कौन थे? न्यायमूर्ति डीपी गुप्ता जी जो कार्यवाहक थे। इसके बाद न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा थे जो भी कार्यवाहक थे 15/11/1988 से 1988 तक। हरिदेव जोशी जी के बारे में पहले सारी चीजें क्लियर कर चुका हूँ। चलिए हम शिवचरण माथुर जी के दूसरे कार्यकाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ जो कि यहाँ पे असम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। क्लियर है ये, यानी कि पहले कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरे हरिदेव जोशी, तीसरे शिवचरण माथुर। ठीक है, और यहाँ पे चौथे और कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया जी। 4 लोग ऐसे थे। इनमें से यहाँ पे एक ही राज्य के जो है राज्यपाल कौन रहे थे? असम के सबसे कम राज्यों के राज्यपाल कौन थे? शिवचरण माथुर जी। इनके बारे में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चले आगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के गुना के अंदर हुआ था। इनका दूसरा कार्यकाल का 20 जनवरी 1988 से लेकर के 4 दिसंबर 1989। और इसी के तहत इनका कार्यकाल कम समय का क्यों रहा तो मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे गोडी कांड हुआ था। ठीक है, गोडी कांड 1989 के अंदर हुआ था, जो कहां पर हुआ था? डीग के अंदर। ध्यान से समझ लीजिएगा, डीग के अंदर इनका जो है कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डीग भरतपुर के अंदर, एक एक चीज को समझ लीजिएगा, इस समय भी भरतपुर के महाराजा को गोली मार करके उनकी हत्या की गई थी, जिसके कारण से इन्हें बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा था। तो इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट को। इस टाइम पे राज्यपाल कौन थे? न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे। इसके बाद में गवर्नर की बात करते सिर्फ सुखदेव प्रसाद थे जो कि यहाँ पे 20 फरवरी 1988 से लेकर के पहले बने 2 फरवरी 1989 तक। इनके बाद में कौन आए? न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा जो कार्यवाहक बने, जो कि 1989 3 फरवरी 1989 से 19 फरवरी 1989 तक रहे। इसके बाद पुनः श्री सुखदेव प्रसाद जी को ही राज्यपाल बनाया गया जो कि 20 फरवरी 1989 से 2 फरवरी 1990 तक बने रहे थे। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। उम्मीद है आपको इंपोर्टेंट फैक्ट समझ में आ रहे होंगे। हरिदेव जोशी जी के तीसरे कार्यकाल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी हमने दूसरे कार्यकाल की भी बात की थी,
हरिदेव जोशी जी के बारे में, जो कि जिनका जन्म कहाँ हुआ था, बांसवाड़ा के अंदर। थर्ड कार्यकाल 4 दिसंबर 1989 से लेकर के 4 मार्च 1990 तक। इन्हें पुणे संभागीय व्यवस्था प्रारंभ करने के रूप में जाना जाता है, जो कि कब की थी, 1987 के अंदर। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, एक एक चीज को समझते हुए चलेगा। उनका संबंध भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था, और गवर्नर साहब कौन थे, श्री सुखदेव प्रसाद। और यहाँ पे गवर्नर साहब कौन थे इसके बाद में, मिलाप चंद्र जैन जो कार्यवाहक थे, जो कि 3 फरवरी 1990 से लेकर के 13 फरवरी 1990 तक बने रहे। इनके बाद में प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जो कार्यवाहक रहे 14 फरवरी 1990 से 25 अगस्त 1991 तक। क्लियर है गाइस? अब हम बात करते हैं बाबू शाह के दूसरे कार्यकाल की। बाबू शाह के बारे में मैं बहुत से फैक्ट आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक और चीज को आपको समझते चलेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, समझते चलिएगा। और इनके बारे में बता चुका हूँ, उनका संबंध कहाँ से, खातिरियावाद सीकर से है। चलिए आगे की तरफ। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते चलिए। इनका दूसरे कार्यकाल 4 मार्च 1990 से लेकर के 15 दिसंबर 1992 तक चला था। अब आपको पता है कि 1992 के अंदर ही कौन सा चौथा जो है राष्ट्रपति शासन भी लगा था। ध्यान से समझ लीजिएगा। इनका संबंध किनसे था, पहले भारतीय जनता पार्टी से था, लेकिन इसके बाद में ये किसका रूप ले लेता, भारतीय जनता पार्टी। ध्यान से समझ लीजिएगा, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे अगर एक और मैं बात करूँ, इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, यहाँ पे गवर्नर साहब कौन थे, यानी कि राज्यपाल साहब कौन थे, तो श्री, ठीक है, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जो कार्यकाल थे 14 फरवरी 1990 से 25 अगस्त 1991 तक। उनका कार्यकाल तो कहाँ तक था, 92 तक। चलिए अब हम बात करते हैं चतुर्थ राष्ट्रपति शासन की। ठीक है, चतुर्थ राष्ट्रपति शासन, इसको लेकर के मैं बात करता हूँ, एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं। इस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा जी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक का रहा था। जिस टाइम पे गवर्नर साहब कौन थे, श्री डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। उसके बाद में जो कि 1993 तक 30 मई तक बने। उसके बाद में गवर्नर साहब कौन थे, धनिकाल मंडल, जो कि 31 मई 1993 से लेकर के 29 जून 1993 तक बने रहे। ध्यान से समझिएगा, ये तत्कालीन हरियाणा के राज्यपाल थे। उस टाइम पे ये हरियाणा के भी राज्यपाल थे। आपको पता है कि अगर एक राज्यपाल दूसरे, ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल बनता है तो उसके वेतन भत्तों को हम राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि किस तरीके से उनको वेतन दिए जाते हैं। इन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। उस टाइम पे ये कहाँ के थे, ठीक है, ध्यान से। धनिकाल मंडल है वो हरियाणा के भी राज्यपाल थे। उसके बाद में किनको बनाया गया, तो बलीराम भगत को, जो कि 30 जून 1993 से लेकर के 30 अप्रैल 1998 तक राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता हूँ। प्रथम राष्ट्रपति शासन था, ये किसके समय के दौरान लगा, बाबू शाह के दूसरे कार्यकाल के दौरान ये राष्ट्रपति शासन लगा था। चलिए आगे की बात करूं तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। राजस्थान में ये अंतिम था। अब बात करते हैं यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत जी के तीसरे कार्यकाल की, जो कि अंतिम कार्यकाल था, जो कि 4 दिसंबर 1993 से लेकर के 29 नवंबर 1998 के बीच में चला था। ठीक है, ये लंबा कार्यकाल, जो कि इनका संबंध किससे था, भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, गवर्नर कौन थे, बलीराम भगत। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद में जो अप्रैल 1998 के बाद में सरदार दरबारा सिंह, जो कि 1 मई 1998 से 24 मई 1998 तक कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। ठीक है, 24 मई 1998 को। एक और चीज में अगर मैं बात करूं, गवर्नर साहब की श्री NL तिब्रेवल कार्यवाहक थे। अगर मैं बात करूं तो कौन से ऐसे राज्यपाल थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, सरदार दरबारा सिंह। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है। बाबू शाह के थर्ड कार्यकाल था। ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, उनके बाद में कौन थी, वसुंधरा राजे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब आते हैं हम नवीन युग के अंतर्गत, जो कि आपको पता है कि पिछले 15-20 साल से ये चला, वसुंधरा सरकार, गहलोत सरकार, गहलोत सरकार, वसुंधरा सरकार। तो चलिए व्यक्तित्व की बात करते हैं। अशोक गहलोत जी, इनके बारे में बात करते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट इनके बारे में अच्छे से जानते होंगे। इनका जन्म कब हुआ था, पहले तो मैं बता दूं, 3 मई 1951 को। यहाँ से समझ लीजिएगा, 3 मई 1951 को इनका जन्म हुआ था जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो 3 मई 1951 से लेकर के इनकी जो जीवन यात्रा है वो अभी तक चल रही है, और ये वर्तमान में भी है। वो यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री है। पहली बार ये मुख्यमंत्री कब बने थे, 1 दिसंबर 1998 से लेकर के 8 दिसंबर 2003 तक। उनके कार्यकाल के बारे में, दूसरे कार्यकाल की बात करते हैं, बहुत नवीन कार्य किए जो कि भारत में भी जाने जाते हैं। उनके बारे में उनके दूसरे कार्यकाल के अंतर्गत बात करूंगा। इनका संबंध भी किनसे रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री NL तिब्रेवल कार्यवाहक राज्यपाल थे। इसके बाद में ये 15/1/1999 के बाद में न्यायमूर्ति श्रीमान अंशुमान सिंह जी, ठीक है, जो कि 16 जनवरी 1999 से 13 मई 2003 तक। निर्मल चंद्र जैन है, वो 14 मई 2003 से 22 सितंबर 2003 तक रहे। कार्यकाल के दौरान इनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पहले राज्यपाल सरदार दरबारा सिंह थे, जिनकी
कार्य के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। दूसरे कौन थे यहाँ पे समझते हुए चलेगा, निर्मल चंद्र जैन। इसके बाद में गवर्नर रहे श्री कैलाश मिश्रा, कार्यवाहक के तौर पर 22 नवंबर 2003 से 13 जनवरी 2004 के तत्कालीन गुजरात के राज्यपाल थे। ध्यान दीजिए कैलाश मिश्रा जी उस टाइम पे गुजरात के राज्यपाल थे जिन्हें राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। दूसरी बार ऐसा है, पहले हरियाणा के राज्यपाल को कार्यभार दिया गया और अब किसको दिया गया, यहाँ पे गुजरात के। इनके बारे में बात करते हैं। अशोक गहलोत जी के बारे में हम तो इस पॉइंट पे चले गए क्योंकि इंपोर्टेंट फैक्ट तो है, इनके बारे में बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे। ये 5 बार तो लोकसभा सांसद रहे, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये 5 बार लोकसभा सांसद रहे। ठीक है, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। ये यहाँ पे ये इनको भी गांधी की छवि के रूप में देखा जाता है। एक एक चीज को समझते हुए चलेगा। इनकी छवि गांधी रूपी छवि रही, इसलिए इन्हें मारवाड़ के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, मारवाड़ के गांधी के रूप में भी इनको जाना जाता है। इसी के साथ में बाबू शाह के समय अंत्योदय योजना प्रारंभ हुई थी और इनके समय में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ हुई थी। कब? 25 दिसंबर 2000 को इनके द्वारा, इनके समय काल के दौरान है अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक एक चीज को लेकर के मैं बात करूंगा। इनका जो कार्यकाल है वो कौन सा है, कैसा है, वो जब इनका अंतिम कार्यकाल जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए कि जोधपुर से किस सीट से निर्वाचित हुए, सरदारपुरा सीट से। ठीक है, ये जोधपुर की सरदारपुरा सीट से हैं, वो निर्वाचित हुए हैं। इनके बारे में और चीजें इंपोर्टेंट फैक्ट को लेकर के बात करूंगा, इनको पहले समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज को समझ लीजिएगा, इनका प्रथम कार्यकाल था, अन्य कार्यकालों की भी हम बात करेंगे इनके बाद में। ठीक है, द्वितीय गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। ध्यान से समझिएगा, वसुंधरा राजे सिंधिया प्रथम कार्यकाल 8 दिसंबर 2003 के बाद में 11 दिसंबर 2008 तक। ठीक है, इनका जो यहाँ पे चुनाव के दौरान जो इनका टैग था वो था सूखे में कमल खिलाएंगे। ठीक है, लक्ष्य अटल वोट कमल। उन्हें जो पहली बार ये मुख्यमंत्री बनी थी उस टाइम पे इनकी जो टैगलाइन थी वो थी लक्ष्य अटल वोट कमल और सूखे में कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है, इनके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा लेकर के चलते थे कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि जिनका जन्म है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। ध्यान से समझ लीजिएगा, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च को। तो इनके जन्म के दिन महिला दिवस नहीं मनाया जाता, ये ध्यान दीजिएगा, बल्कि इनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था। इस चीज का जरूर ध्यान में रखिएगा। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करूं भारत में तो वो है सुचेता कृपलानी। ध्यान से समझ लीजिएगा, पहली अगर मुख्यमंत्री की बात करूं वो है सुचेता कृपलानी, जो कि कहाँ की मुख्यमंत्री थी? उत्तर प्रदेश। ध्यान से समझ लीजिएगा, जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री थी? उत्तर प्रदेश की। उन्हीं के जन्म के दिन, ध्यान से समझ लीजिएगा, उन्हीं के जन्म के दिन है वो भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री थी या भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी, उनके जन्म दिवस के दिन है वो यहाँ पे भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब उनका जन्म कब हुआ था, यानी कि भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना है, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप कितने ध्यान से इस क्लास को अब तक देख रहे थे। तो इंपोर्टेंट फैक्ट है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे। कोई पॉइंट है, कोई भी चीज हो तो उसको क्लियर करते हुए चलेगा। इनके बारे में बात करूं तो ये 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है। ठीक है, वसुंधरा राजे जी की, और ये 5 बार लोकसभा सांसद रही है। ये कितनी बार? 5 बार लोकसभा सांसद रही है। और अभी की बात करूं तो इनका ओहदा अभी भी कम नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर की उपाध्यक्ष है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की। इनका ओहदा अभी भी कम नहीं है। इनका कार्यकाल पहला 2003 से लेकर के 2008 तक का रहा, दूसरा कार्यकाल इनका 2013 से 2018 तक का रहा। ठीक है, इसी के साथ में विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही है, पहली महिला मुख्यमंत्री रही। इनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ है। ठीक है, इनके कार्यकाल के दौरान है वो सचिव कौन कौन रहे? मुख्यमंत्री जी के जो अशोक गहलोत जी के टाइम के भी आपको उनके अंतिम कार्यकाल में सभी जितने भी मुख्य सचिव है वो भी बता दूंगा। तो इनके टाइम पे भी दोनों कार्यकालों के दौरान है वो हम आगे वाली तो इसके अंदर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वसुंधरा जी का प्रथम कार्यकाल ये है, इनके मुख्य सचिव है, इनके दूसरे कार्यकाल में बात करते हैं। अब दूसरा कार्यकाल यहाँ पे बात करें, इसी के साथ में इनके जो राज्यपाल की बात करूँ तो पहले वो देख लीजिए कि कैलाश मिश्रा जी तो कार्यवाहक थे 2003 से 2004 तक। इसके बाद श्री मदन लाल खुराना जी थे 2004 से
14 जनवरी से लेकर के 1 नवंबर तक इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, फिर ओटी राजेश्वर कार्यवाहक ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, जिन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था इनके द्वारा त्याग पत्र देने के बाद में। इसके बाद में श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रतिभा पाटिल जी जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली महिला, ध्यान से समझ लीजिएगा, पहली महिला राज्यपाल बनी थी। कहाँ की? यहाँ पे राजस्थान की। अब यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के बात करूं, उस टाइम पे एक इतिहास रचा गया था राजस्थान में। उस टाइम पे मुख्यमंत्री भी महिला, राज्यपाल भी महिला, और यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह, वो भी महिला थी। ये तीनों चीजें एक साथ रची गई थी उस टाइम पे। विधानसभा का जो राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा जो कार्यभार था वो महिलाओं के हाथ में था। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल त्याग पत्र देने वाली ही पहली महिला राज्यपाल बनी थी। इसी के साथ में बता दूं, ये भारत की महिला राष्ट्रपति भी बनी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। इनका संबंध कहाँ से? इनका संबंध शेखावाटी राजस्थान से। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, जो कि इनका ससुराल है, यानी कि इनका शादी जो हुई थी वो शेखावाटी राजस्थान के अंदर हुई थी। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, एक एक फैक्ट को क्लियर करते हुए चलिए आगे की तरफ। ध्यान से समझ लीजिएगा, वसुंधरा राजे की यहाँ पे इनके कार्यकाल के दौरान ही जो गवर्नर साहब वो कौन रहे थे? AR किंदवी कार्यवाहक 23 जून 2007 से लेकर के 6 सितंबर, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, 2007 तक ये तत्कालीन हरियाणा के राज्यपाल थे, जिन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। इसी के साथ में गवर्नर शैलेंद्र कुमार सिंह कार्यवाहक और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। चले आगे की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम यहाँ पे अशोक गहलोत के सेकंड कार्यकाल की बात करते हैं, जो कि 12 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 के बीच में चला था। इनका संबंध कहाँ से था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से था। इनके बारे में बता चुका हूँ। ये जोधपुरा से सरदारपुरा सीट से अभी वर्तमान के अंदर है, वो मुख्यमंत्री हैं। शैलेंद्र कुमार सिंह कार्यवाहक रहे, कार्यकाल में इनके भी मृत्यु हुई। फिर श्रीमती प्रभा राव कार्यवाहक के दौरान यहाँ पे राज्यपाल, ये तत्कालीन हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अशोक गहलोत का सेकंड कार्यकाल था। सेकंड कार्यकाल के अंदर अशोक गहलोत के द्वारा बहुत ही नवाचार किए गए। पहली बात तो इनको बता दो अशोक गहलोत जी की, भारत के अंदर राजस्थान एक ऐसा राज्य था इनके कार्यकाल के दौरान जिनके द्वारा मुफ्त, ठीक है, मुफ्त दवा योजना प्रारंभ की गई, निःशुल्क दवा योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, निःशुल्क दवा योजना आज जो यहाँ पे गहलोत सरकार के द्वारा किया गया वो आम मनुष्य के लिए भी और पशुओं के लिए भी। तो ये सारी चीजें, इनका श्रेय किनको जाता है? अशोक गहलोत के द्वारा। इनकी इस कार्य की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री मेडिसिन की जो यहाँ पे जो पहली बार जो कॉन्सेप्ट लाने वाले थे भारत में, वो अशोक गहलोत जी को ही इसका श्रेय जाता है। ठीक है, अभी हाल ही के कार्यकाल में मैं इनके अंतिम कार्यकाल में बात करूंगा जिनके द्वारा काफी योजनाएं लागू की गई, लेकिन इसके बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पे फ्री दवा योजना, इनका फ्री कॉन्सेप्ट था, वो बहुत अच्छा चला गया था। ठीक है, अशोक गहलोत जी के सेकंड कार्यकाल के अंदर ही यहाँ पे मैं बात कर दूं, जो कि श्रीमती प्रभा राव की कार्यवाहक थी। इसके बाद में प्रभा राव कार्यवाहक की बनी हुई, पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो शिवराज पाटिल कार्यवाहक, ये तत्कालीन पंजाब के राज्य के राज्यपाल थे, राजस्थान राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इसके बाद में परमानेंट जो गवर्नर बनी मार्गरेट अल्वा, जो कि 12 मई 2012 से 7 अगस्त 2014 तक यहाँ की राज्यपाल हुई थी। ठीक है, अब बात करता हूँ वसुंधरा राजे जी का। यहाँ पे मैं दूसरे कार्यकाल की, मैं फिर से बता दूं, ये दूसरी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थी। 13 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018। इनका जन्म कब हुआ था? यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, उनका जन्म हुआ था 8 मार्च को, जो जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से थे। इस समय पे गवर्नर कौन थे? श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ठीक है, जिनका 12 मई 2012 से 7 अगस्त 2014 तक कार्यकाल रहा। राम नाईक कार्यवाहक के राज्यपाल रही, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के राज्य के राज्यपाल, जिन्हें राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट वसुंधरा राजे जी के बारे में। अब हम बात करते हैं इसी टाइम पे, इनके टाइम पे जो है वो जो प्रमुख है राज्यपाल रहे वो थे कल्याण सिंह जी, जो कि 4/9/2014 से 2 सितंबर 2019 तक रहे। कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे, तब इन्हें 28/1/2015 से 12 अगस्त 15 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। कल्याण सिंह जी के बारे में बात करूं तो ये संघ के प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आज राम मंदिर जो बन रहा, राम मंदिर बनने के अंदर स्टार्टिंग से लेकर जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ से मिलकर के इनका प्रमुख योगदान रहा था। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब हम
लास्ट में बात करते हैं अशोक गहलोत जी का जो तीसरा कार्यकाल है, जो कि 17 दिसंबर 2018 से, ध्यान से समझ लीजिएगा, 17 दिसंबर 2018 से अब तक बने हैं। यहाँ पे इनके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये अब तक यहाँ पे मुख्यमंत्री बने रहे, यानी कि 2023 के अंदर चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पद के अनुसार ये बात करूं तो ये 22वें नंबर के मुख्यमंत्री बने, समझ लीजिएगा। ये 22वें नंबर के मुख्यमंत्री ने। व्यक्तित्व के अनुसार अगर बात करूं तो ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री, ध्यान से समझ लीजिएगा। अशोक गहलोत जी का कार्यकाल अब 17 दिसंबर 2018 से अब तक बना हुआ, लेकिन अब पॉइंट आता है कि कौन से नंबर के मुख्यमंत्री, लेकिन कौन से नंबर के भी एक मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझिएगा, निर्वाचित मुख्यमंत्री की तो पद के अनुसार बात करूं तो 22वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पे व्यक्तित्व के तौर पे बात करूं तो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री है। ध्यान से समझ लीजिएगा। सर अब पद और व्यक्तित्व का फर्क क्या होता है? पद यानी कि जितने भी मुख्यमंत्री बनते रहे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 22वें नंबर के, और व्यक्तित्व के अनुसार जैसे मोहनलाल सुखाड़िया जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, बाबू साहब 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा राजे जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अशोक गहलोत जी तीसरी बार मुख्यमंत्री, तो ये निर्वाचित मुख्यमंत्री के तौर पर 11वें मुख्यमंत्री है। अब मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पे बात करूं तो अशोक गहलोत जी 25वें नंबर के मुख्यमंत्री है, ध्यान से समझ लीजिएगा, 25वें नंबर के। और व्यक्तित्व तौर पे बात करूं तो ये 13वें नंबर के मुख्यमंत्री है। इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, ये कौन है यहाँ पे मनोनीत और ये कौन है निर्वाचित, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनका संबंध है, ठीक है। यहाँ 4 सितंबर 2014 से लेकर के 2 सितंबर 2019 तक कौन रहे यहाँ पे, ध्यान से समझ लीजिएगा, कल्याण सिंह जी, ठीक है। इसके बाद में कालराज मिश्र को यहाँ के राज्यपाल बनाए गए, जो अब तक वर्तमान तक है 9 सितंबर 2019 से लेकर के अब तक कालराज मिश्र जी हैं, वो यहाँ के राज्यपाल हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इनके समय के अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा, इनके समय के अंदर है वो मुख्य सचिव कौन कौन रहे हैं, इस चीज का जरूर समझ लीजिएगा। लेकिन इनके बारे में बात करूं इससे पहले आपको वसुंधरा जी के समय के भी मुख्य सचिव की अगर मैं बात करूं तो इस चीज को जरूर समझ लीजिएगा। वसुंधरा जी के समय पे मुख्य सचिव कौन कौन रहे हैं, पहले पॉइंट में बात करता हूँ आर के नैयर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़े नाम है कि 2 कार्यकाल रहे, आर के नैयर, अनिल बेस, ध्यान से समझ लीजिएगा, डीसी सामंत, राजीव महर्षि, सीएस राजन, ओपी मीना, अशोक जैन, ध्यान से समझ लीजिएगा, एनसी गोयल और डीबी गुप्ता, जिनमें प्रमुख कौन कौन रहे, डीबी गुप्ता जो कि चर्चित रहे हैं, वैसे के बाद में राजीव महर्षि, ये दोनों के दोनों काफी चर्चित रहे हैं, तो इनका जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि वसुंधरा राजे के समय पे रहे। अब अशोक गहलोत जी के टाइम पे अगर मैं बात करूं, इनके टाइम पे मुख्य सचिव कौन कौन रहे, ठीक है। इनके समय में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो लागू की गई है, वो एक प्रमुख नवाचार है इनके समय काल के दौरान, जिसके बारे में मैंने अलग से पूरी चीजें वीडियो बना रखे हैं। पहले इनके द्वारा निःशुल्क दवा योजना, इसके बाद में पूरी जांच योजना चलेगी। अब स्कूल के जो चिरंजीवी योजना है, इनके अंतर्गत भी गरीबों के साथ साथ इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि जो गरीबों के साथ साथ अगर अमीर तबके के लोग हैं वो भी इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, निश्चित अमाउंट देकर के। गरीब लोगों के लिए इसका कोई अमाउंट नहीं है। इनके टाइम पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के टाइम पे मुख्य सचिव कौन कौन रहे हैं, जिनके बारे में बात करता हूँ, जो कि यहाँ पे इनके समय में अब तक, ठीक है, 11 मुख्य सचिव रहे हैं और 12 जो वर्तमान की मुख्य सचिव, उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जो प्रथम नंबर पे इनके थे अरुण कुमार जी, इंद्रजीत खन्ना, आर के नायर, डीसी सामंत, श्रीमान कुशल सिंह, टी श्रीनिवासन, सलाउद्दीन अहमद, सी के माधव और डीबी गुप्ता, ठीक है। डीबी गुप्ता इनके समय में भी प्रमुख रहे थे। इसी के साथ में राजीव स्वरूप, ये 3 का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, डीबी तो डीबी गुप्ता, राजीव स्वरूप और निरंजन आर्य, ध्यान से समझिए, निरंजन आर्य हाल ही के अंदर, ठीक है, इनका कार्यकाल पूरा। इनके बाद में वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री जी की जो है मुख्य सचिव कौन है, उषा शर्मा, ध्यान से समझ लीजिएगा, उषा शर्मा जो है वो वर्तमान में मुख्य सचिव है। मैंने आपसे पहले भी बोला है कि पहली मुख्य सचिव कौन रह चुकी है, ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले मुख्य सचिव महिला मुख्य सचिव है वो कुशल सिंह रह चुकी है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, पहली मुख्य सचिव कुशल सिंह महिला, और ये उषा शर्मा जी है वो यहाँ पे दूसरी। यहाँ पे मैं बात करूं तो उषा शर्मा जी अभी वर्तमान के अंदर मुख्य सचिव, इनके कार्यकाल के दौरान पहले भी इनके दौरान कार्य कर चुकी है, तो ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेगा। ये सारे के सारे फैक्ट हैं तो मैंने सब कुछ क्लियर किए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। 1 से अधिक बार राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन कौन है, उसके बारे में जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोले ना, 11वें नंबर की अगर मैं मनोनीत की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं निर्वाचित की बात करूँ तो निर्वाचित में 11 नंबर के, वसुंधरा को 13 नंबर के मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो मोहनलाल सुखाड़िया जी 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। हरिदेव जोशी जी कितनी बार, 3 बार बने हैं। मेहुल सिंह शेखावत भी 3 बार, अशोक गहलोत जी इस बार तीसरी बार है। शिवचरण माथुर जी 2 बार मुख्यमंत्री बने, वसुंधरा राजे 2 बार, और श्री जयनारायण व्यास जी हैं वो 2 बार मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने इस क्लास के अंदर एक एक इंपोर्टेंट फैक्ट क्लियर किया है।
इसी के साथ में आपको और ऐसी क्लासेस चाहिए तो आप यहाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं पूरी डिटेल वाइज क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। इसी के साथ में उमेश शर्मा एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, वीडियो लेक्चर में आपको मिल सके, नोट्स, करंट अफेयर, राजस्थान, इंडिया, साइंस, रीजनिंग जो भी है आपको उमेश शर्मा एकेडमी के ऊपर सब कुछ मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सबसे पहले ये है, और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। उमेश शर्मा एकेडमी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहां पे भी आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। और एक चीज लाइफ में जरूर ध्यान रखिएगा, if you want to succeed you should strike out a new path rather than travel the one path of a accepted success। क्योंकि इस चीज का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है, क्योंकि उसे रास्ता बदलना नहीं कहते। ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी जो आपको क्लास हुई है इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ है, वो आपके ऐप के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर दी हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ पे उमेश शर्मा एकेडमी को और उमेश शर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपका प्यार और सपोर्ट यूं मिलता रहेगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, आपके लिए और ऐसी नई क्लासें लेके आता हूँ, उसके लिए आपका प्यार और सपोर्ट बना लीजिए और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।